हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम बोर्ड एग्जाम सर पे आ गए हैं, तो उम्मीद करता हूं बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन शॉट का, तो भैया मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं आपको। ये वन शॉट 2 बार में रिकॉर्ड हुआ है। एक बार थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया होगा, तो आपको लगेगा कि सर एक कुछ अलग गेटअप में है, फिर कुछ अलग गेटअप हो गया सर का, क्योंकि मेरे लाल ऑब्वियसली एक दिन रिकॉर्डिंग हुई अलग, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से दूसरे दिन मुझे रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी पड़ी, तो आपको ऐसा दिख सकता है। बट आपको मजा पढ़ने में बहुत सारा आने वाला है, तो कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा बवाल इस वन शॉट से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्त शुरू करते हैं। तो बच्चा, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपको क्या क्या वर्ड रिलेट हो पा रहा है। सर, इलेक्ट्रो से रिलेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री से रिलेट कर पा रहे हैं केमिकल एनर्जी। तो भैया जी, इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं उन डिवाइसेस के बारे में जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस ब्रांच को जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें ये सब नौटंकी, मतलब ये सब डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी कन्वर्जन के बारे में, उसी का नाम है दोस्त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम किसके बारे में डील करने जा रहे हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में। अब ये पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों 3 हिस्से में आपको पढ़ना है एक्चुअली। अब अभी मैंने बोला ना, कुछ डिवाइसेज हैं जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगी, उनको अलग से पढ़ना है। जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करेंगी, उनको अलग से पढ़ना है ना। और तीसरा हिस्सा हमें पढ़ना है बैटरी के बारे में। बैटरी किसको बोलते हैं, वो भी एक हिस्सा है आपके सिलेबस का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां से सवाल हर जगह पूछे गए हैं। तो मतलब इस पूरे चैप्टर को 3 कैटेगरी में करके डिवाइड करके पढ़ा जाएगा, है ना। पहले हम पढ़ेंगे उनके बारे में जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, है ना। उनको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, बड़े नाम है उनके। फिर हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो जो घर वाली बैटरी है ना, वो बड़ी वाली बैटरी जो लाइट कटती तो आप यूज करते हो, वो वाली सेल है। फिर हम पढ़ेंगे बैटरीज के बारे में, जो रिमोट में लगती है, मतलब उसमें सारी बैटरीज आएंगी, प्राइमरी सेकेंडरी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि सर ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में। तो कह रहा है कि सर, हमने सुना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने बोला एकदम सही सुना है दोस्त, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम द बिटवीन कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन टहलते रहते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली कि कैथोड है, एनोड है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स बात तो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। इसीलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल में हो रहा हो, या किसी बैटरी में हो रहा हो, जो रिएक्शन हो रही है प्यारे बच्चों, किस काम को करने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, चाहे केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के लिए, वो एक तरीके के रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक, मैंने ये लाइन बोली, बहुत बेसिक सी लाइन है, आप भी अच्छे से जानते हो कि सर आप सही बोल रहे हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चाहे कोई भी सेल्स हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो होंगे ना, कैथोड एनोड पे ये सब चलता रहता है। तो अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है दोस्त, तो सही बात है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों में ही होगा, चाहे वो कोई सा भी सेल हो। तो सही है, ये लाइन एकदम बढ़िया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है, एकदम सही है, इसमें कोई बट नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आपने ये नोटिस पढ़ा भी है कि एक भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दूसरे भाई साहब गेन कर रहे हैं, तो एक साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दूसरे वाले भैया साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रहे हैं। हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, देखो ए प्लस में कन्वर्ट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, देखो बी पहले जीरो था, जीरो चार्ज, बाद में बी माइनस में चेंज हो गया। तो ये सिंपल सा बेसिक सा लाइन है ना। इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं आया कि आप 12th के सुपरस्टार बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट कहानी है, तो बेसिक कहानी जहां से मैं अपनी चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर, सही बात है। फिर मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पढ़ने हैं बच्चे डिवाइसेस, वो 2 तरीके के हैं, गैल्वेनिक या वोल्टाइक, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब सर एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला गैल्वेनिक सेल वो है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। आपके रिमोट की बैटरी खराब हो गई, एसी वाले, टीवी वाली, आप मार्केट गए, वहां से एक बैटरी लेके आए, है ना। अब उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर है, और वो ऑपरेट करती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को।
तो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कह रहा है जो भी गैल्वेनिक या वोल्टाइक शेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो प्रोसेस चलती रहती है ना, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। तो वो कह रहा है, और ये किसका, उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मैं बार बार इस लाइन को तुमको बोलता हूं, याद रख लो। देखो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो उसमें कैथोड होगा और एनोड होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन, पत्थर की लकीर, मेक पॉइंट, और एनोड पे ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन। तो ये तो नहीं बदलने वाला, ये तो होगा दोस्त, इसमें कोई बट नहीं है। अच्छा, आपने बोला बढ़िया है सर। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या क्या बातें करनी है दोस्त, पूरा एक हिस्सा है गैल्वेनिक सेल, कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, कैसे कोई सी दो मेटल इलेक्ट्रोड लेके हम बना सकते हैं, इसलिए सारी बातें करनी है। और एकदम निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए हलवा होता जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एकदम परेशान मत हो। देखो ध्यान से, आपने ये समझ लिया कि हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल के बारे में, है ना। तो एक बार छोटा सा अपडेट उसका भी ले लेते हैं। ये है देखो आपका गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, एक बार मैं छोटा सा अपडेट करता हूं, इसके बारे में और भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है भैया जी, जैसे नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको एक बेसिक आइडिया सबको है कि हाँ सर हमने पढ़ा तो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें एक ही सिंगल होता है इलेक्ट्रोलिटिक वेसल, उसी में सर होते हैं दो इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगा होता है उसको बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से लगा होता है उसको बोलते हैं कैथोड। यहाँ पे भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यही इलेक्ट्रोलाइट टूटता है सर प्लस माइनस में, है ना, और कैथोड और एनोड पे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, याद आ गया होगा आपको कि हाँ सर बेसिक तो हमने अभी तक यही पढ़ी थी। तो मेरे लाल ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। लेकिन हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे, सबसे पहले गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल के बारे में, उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो बेसिक डिफरेंस, क्यों मैंने डायग्राम बनाया आपके लिए, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिंगल वेसल है, इलेक्ट्रोलिटिक वेसल, जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड सेम सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप्ड है, सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक वोल्टेइक के बारे में बोलूं दोस्त, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो हाफ सेल है, यहां पे पूरा एक ही में है, यहां पे दो हाफ में डिवाइड है, दो हाफ है। एक जगह कैथोड के बारे में बात हो रही है, एक जगह एनोड के बारे में बात हो रही है, जो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है उसको बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, और ये जो वायर है वो दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर रहा है। बस ऐसे ही हम करके क्या कर सकते हैं, कोई भी गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक आइडिया दिमाग में आया कि अच्छा क्या समझ में आ रहा है। एक तो डिफरेंसेस ऐसे समझ में आ गया कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ये भैया इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, ये भैया केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। यहाँ सिंगल इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है, यहाँ दो इलेक्ट्रोलिटिक वेसल्स हैं, है ना। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, यहाँ दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। ठीक है, अब कितने मोलर का कॉन्सेंट्रेशन है ये सब बाद में बात करेंगे, एक बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं, है ना। तो भैया वो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये आपका गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल के बारे में बात हो रही थी। ठीक है सर, आपने अच्छा बताया। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको क्लियर ही कर दिया, ये देखिए उसका स्ट्रक्चर है, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट, ये सब आप जान रहे हैं। उसका उल्टा ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहा है। वहां पे क्या था, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी, यहां पे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये लाइन मैंने क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही स्विच बंद करोगे रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन वहां बैटरी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो तब तक चलती रहेगी ना बैटरी। एक बार आपने ले आए मार्केट से नया, स्टार्ट कर दिया काम करना, अब क्या गेम है कि जब पूरा खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाती है। यहां काम क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ डिपेंड ना, लाइट आती तो चार्ज होती है, लाइट चली गई तो नहीं चार्ज हो रही है, फिर उल्टा सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम अपना घर में जो भी डिवाइसेस है वो ऑपरेट कर लेते हैं, है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने बोला बढ़िया सर, दोनों के बारे में आपने बेसिक आइडिया दे दिया, अब एक एक करके भाई साहब लोग इनकी बैंड बजाते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल, ध्यान से समझिए, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन दिमाग में अच्छे से एक इमेज बना लीजिए। वैसे तो डैनियल या वोल्टेइक नाम है साइंटिस्ट के, इन्होंने जो जिस सेल के बारे में बात किया था, जिसको हम डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल बोल रहे हैं, यहां पे ये वाली रिएक्शन होती है, Zn प्लस CuSO4 बन जाता है दोस्त ZnSO4 प्लस Cu।
अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि Zn यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ZnSO4 में Zn पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। और CuSO4 में Cu+2 है, और यहां से जब वो इधर की तरफ आया तब क्या हो गया 0, मतलब CuSO4 में मतलब कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। और एक बेसिक आइडिया सर ने अभी दिया था कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, और अभी आपने देखा किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब मुझे कॉपर का बनाना है कैथोड, और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब मुझे जिंक का बनाना है एनोड। और जब भी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली तो पहले लिखते हैं एनोड हाफ सेल, है ना, फिर बीच में आता है सॉल्ट ब्रिज, फिर हम बनाते हैं कैथोड का हाफ सेल, फिर दोनों वायर से हम पूरे दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, पूरी कहानी आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए। ये देखिए, पहले हमने लिखा एनोड के बारे में, ये कौन सा है एनोड, तो कैसे बनाया हमने, अब ध्यान से सीखिए। हमने जिंक का ही इलेक्ट्रोड उसी के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डिप कर दिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, मतलब जिंक को 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर दिया। वैसे ही कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, उसको 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ध्यान से सुनना, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू द वायर्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट कर दिया थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, और जैसे ही आपने ऐसा काम किया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया जिसका नाम है डैनियल, वोल्टाइक, गैल्वेनिक, सारे नाम इसी के हैं। समझ में आ रहा है? मैं बार बार कहानी किससे लेके शुरू करूंगा, यही वाले से, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, यही है डैनियल सेल का एक्चुअली एग्जाम्पल, तो इसी पे बार बार हम बात करने वाले हैं। पक्का? एक लंबी सांस लेते हुए अपने दिमाग में इस बात को क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू द वायर, इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, और जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आया दोस्त, इसका फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्ट ब्रिज भाई साहब काम क्या करता है। तो आपने अभी नोटिस किया, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इसके थ्रू एक्सेस ऑफ आयन इधर से उधर जा सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन आगे आने वाला है, डोंट वरी। अब देखो, एनोड है, एनोड क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, लूज कर रहा है। और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, मतलब भैया क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। ये तो बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे, आप समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो अगली कहानी। कहता है सर ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो है क्या, लकड़ी का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो दोस्त ये इन्वर्टेड यू शेप का ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर भरा हुआ है क्या, जिलेटिन या अगार, अगार के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, ये है आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया, ये सब क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि अगार अगार या जिलेटिन के साथ इसी के अंदर भरे हुए हैं। जिलेटिन क्या है, सेमी सॉलिड मीडिया है, समझ लो, ऐसा नहीं कि उल्टा होकर गिर जाएगा, सेमी सॉलिड मीडिया टाइप का है, उसी के अंदर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इनर्ट इस वजह से बोले जा रहे हैं क्योंकि इनके जो कैटायन और एनायन की जो दोनों की स्पीड है ना, मोबिलिटी है, वो दोनों सिमिलर है। जितनी कैटायन की मोबिलिटी उतनी एनायन की भी है। तो ऐसा नहीं कि कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई जल्दी लिबरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की जो मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन, जिसमें भी सॉल्ट में दोनों की सिमिलर होती है, उसको नाम दे देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पक्का हो गया। अगर मैं आपको इससे अलावा भी कोई मेटल दे दूं और आपसे कहूंगे दोस्त जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल बना के लाओ, तो बना दोगे? करना क्या है, सिंपल है सर, आप दो दोगे, एक उन्हीं के मेटल को उन्हीं के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट कर देंगे और दोनों सॉल्ट को सॉल्ट ब्रिज से, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को, बन गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक, डैनियल, बहुत सारे नाम है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर मैं अगली बार ना बोलूं तो कंफ्यूज मत होना। पक्का? तो सर देखो ये एनोड है और यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, Zn कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Zn कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और जो यहां लूज होगा वो इधर आएगा तो क्या लिखा जाएगा, प्लस साइन के साथ। तो हमें को पूछता है
कि भैया इस इनके एनोड हाफ सेल में रिएक्शन क्या होती है, तो भैया Zn कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 में, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे क्या होता है सर, रिडक्शन, Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन अगर आपको याद है, आप कभी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। देखो ना यहाँ Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Zn Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम ही खत्म। सर मैं वो रिएक्शन भूल जाऊंगा, तो नहीं भूल सकते। आपको लग रहा है सर मेरे को, मान लो ऐसा हो गया कि मुझे लगा Cu+Zn लिखा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं होगा दोस्त, सोच के देखो, क्या Cu Zn को हटा सकता है? हटा ही नहीं सकता, वो तो मेटल इलेक्ट्रोलिटिक में नीचे है। तो Cu का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो ZnSO4 में से Zn को हटा दे। तो ये डाउट होने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी खत्म है। फिर एक ही ऑप्शन बचा, Zn + CuSO4, और बनेगा ZnSO4 + Cu। ठीक, मैं आगे बढ़ूं? अच्छा सर बढ़िया था, ये बात समझ में आ गई। अब वो जो रिएक्शन है देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट वाली, कहता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, जो कि एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, उसमें जिंक वाली रॉड अगर आप डिप कर दोगे तो थोड़ी देर बाद आपको ये दिखेगा कि जो कॉपर का ब्लू कलर था वो डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि अब वो बन गया ZnSO4, और ये जो कॉपर है वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ये कुछ आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा सी के सर और कुछ बताया जाए, तो सर जब भी हमें क्या कोई सेल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो इतना बार बार इतना बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को, ये वही गैल्वेनिक सेल ही है, बनाना पड़ेगा। तो नहीं, केमिस्ट्री ने बोला भाई साहब इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, हम आपको हर एक सेल का एक सेल रिप्रेजेंटेशन मेथड है, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने लिखा, पहले आपको लिखना है मेटल, फिर सिंगल स्लैश करने के बाद मेटल आयन लिखना है, और पहले क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन के बारे में लिखना है। मतलब पहले हमें एनोड के बारे में बात करना है, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में, यही तो होगा। अभी Zn किसमें कन्वर्ट होगा, ZnSO4 में। फिर हम लगाएंगे 2 लाइन, और ये है सॉल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद भाई पहले क्या होता है, एनोड, तो ऑक्सीडेशन लिखा, उसके बाद क्या है, सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या है, कैथोड। तो कैथोड पे पहले मेटल नहीं होता, कैथोड पे होता है मेटल आयन, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटल। तो कोई सिंगल लाइन और ये डबल लाइन में अंतर समझिएगा। तो इधर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन या एनोड की, और इधर हम बात करेंगे रिडक्शन या कैथोड की। यहां एनोड की और यहां हम बात करेंगे कैथोड की। कोई तकलीफ प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल कि सर ये क्या बता रहे हैं? अब आप इस वाले कॉन्सेप्ट से, और एक बात, यहां पे इनका स्टेट लिखते हैं तो जनरली जो भी मेटल्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं ऑब्वियसली। ये एक्वस सोल्यूशन में है तो इनका कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम स्टैंडर्ड में मानते हैं कि इनका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ कोई ना कोई मैं लिख देता हूं कि यहाँ भैया x मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ y मोल पर लीटर कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा। स्टैंडर्ड है तो 1 लिखे होंगे, 1 मोल। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर 1 बार प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ कोई ना कोई उनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखा होगा। तो आप ऐसे करके किसी सेल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हम जिसके बारे में बात करें वो है Zn + CuSO4, बनेगा ZnSO4 + Cu, और इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, क्या होगा भाई, सेल रिएक्शन होगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे कन्वर्ट हो रहा है 1.11 वोल्ट। कितना, 1.11 वोल्ट। पक्का ना, क्लियर है? आपके घर में बड़ी सी बैटरी है 12 वोल्ट की, आप वो रिमोट में जो लगने वाला लेके आते हो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट्स, है ना? तो हर एक का ईएमएफ है अपना कि कितना उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक, समझ में आ गया बात? देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है, उम्मीद करता हूं आपने प्रॉपरली रिलेट कर लिया होगा। चलो बढ़िया है सर, मजा आ गया। तो भैया वो है ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड वाले हाफ सेल की रिएक्शन, ये है रिडक्शन, मतलब कैथोड वाले हाफ सेल की रिएक्शन। दोनों को जोड़ दिया तो यही मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये याद रहेगा, तो आपको एनोड कैथोड लिखने में, हाफ सेल लिखने में, डायग्राम बनाने में किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आपने बोला बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो सीखा उससे कुछ क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। कह रहा था पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in the Daniell cell when zinc and copper electrode are connected is, इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर जाती है? तो सर अभी आपने बताया था कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो सर ने अभी आपने बोला कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, फिर इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कहां से, कॉपर से जिंक की तरफ। तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। हो गया आंसर, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया था, ये समझाने के लिए फिर से रख दिया था। अब कह रहा है सर आपने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट,
कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो होता क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो कहता है दोस्त, जब आप किसी मेटल को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करोगे तो उनके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखिएगा, पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो याद रखिए क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखो, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, या बच्चा इसी को हम बोलते हैं EMF। और अगर यही ई सेल हम कैलकुलेट करते हैं 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख के, तो उसी को बोलते हैं E0 सेल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये ई सेल है और ये E0 सेल है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये किसी कंडीशन के बारे में रिलेट कर रहा है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाटा है। तो क्लियर हुआ? पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप बता दोगे। पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, या आप कह सकते हैं व्हेन मेटल डिप्ड इन देयर ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस हो जाता है बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या उसी को मैंने क्या बोला, उसी को एक लाइन से और बुलाते हैं EMF भी बुलाते हैं। तो याद रखिएगा। तो अब देखिए क्या हुआ, जिंक को डिप किया गया ZnSO4 में, ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको नाम दे दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ कैथोड पे रिडक्शन हुआ, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया, है ना। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको हमने क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैंने अभी बोला E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ही था कि टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो कहता है कि निकलता कैसे है? तो किसी भी सेल का जो E0 ऑफ द सेल है प्यारे बच्चों, वो किससे कैलकुलेट करते हैं? E0 ऑफ द कैथोड, ध्यान से सुनना, माइनस E0 ऑफ द एनोड से कैलकुलेट करते हैं। एकदम सिंपल सी कहानी है, एकदम टेंशन लेने की नहीं है। आपसे कोई कहे कि भैया इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ तो इस सेल का, तो आप सिंपल है, कैथोड का E0 देखना कितना है, माइनस कर देना एनोड का E0, E0 ऑफ द कैथोड माइनस E0 ऑफ द एनोड। अब इसी को कई और नामों से भी लिख सकता हूं मैं, जैसे तुम्हारे सामने ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे होती है, इधर होता है ऑक्सीडेशन, इधर होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ है? बाई साइड, तो मैं लिख सकता हूं इसको E लेफ्ट माइनस E राइट। क्या दिक्कत है भैया? एक ही बात तो हुई। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, एक ही बात तो है, क्या फर्क पड़ता है? एक ही फॉर्मूला है, उसको लिखने के अलग अलग तरीके यूज हो रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया E0 ऑफ द सेल निकालने को कैसे निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देख लीजिए, कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर एनोड वाले का निकाल रहे हो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर तुम कैथोड वाले का निकाल रहे हो जहां रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या, फटाफट देख लो। कह रहा है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन लिखने का तरीका आपको अच्छे से पता है। कह रहा है जितना ज्यादा ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। भाई कह रहा जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो उतना ही जल्दी क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वैसे ही सेम कहानी इधर भी है कि भैया ये रिडक्शन के लिए यूज करते हैं और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल, भैया मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मैं जल्दी रिड्यूस हो जाऊंगा। आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, आप जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाओगे। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपको एक ट्रेंड बताती है कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कौन जल्दी रिड्यूस। अगले 5 मिनट में वो आ जाएगा आपके सामने, एक लाइन में बताऊंगा, तुम्हें सब मोह माया से मुक्त हो जाओगे इन सभी से, कौन रिड्यूस कौन ऑक्सीडाइज। सिंपल ट्रिक है दोस्त, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी हो गई। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने बोला कि सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, भैया एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, उन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सेल का पोटेंशियल होगा। तो वही कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 हाफ सेल इज नोन एज सेल का पोटेंशियल। भाई सेल तो 2 हाफ सेल से बना है ना, इन दोनों हाफ सेल के बीच में जो डिफरेंस है वही है सेल पोटेंशियल। और उसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक।
इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, मैंने बताया था, ईएमएफ भी इसको हम बोल सकते हैं। बस ईएमएफ का मतलब क्या है, कहता है इट इज कॉल्ड ईएमएफ, और ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आपके सेल से नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जैसे ये 1.1 वोल्ट की बैटरी लाए, वो उसका ईएमएफ है, क्योंकि उस समय उससे कोई करंट निकल नहीं रहा है। अब अगर कोई करंट खींच लिया जाए, कम हो रहा हो, तो हम नहीं, कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा हो फ्रॉम द इलेक्ट्रो सेल, जो भी आपका सेल है, उस समय हम उसको बोलते हैं कि ये इसका ईएमएफ है। ठीक है, और ई नॉट सेल निकालने का तरीका सर ने अभी बता दिया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, या ई लेफ्ट माइनस ई राइट। और आपको लग रहा होगा सर इसी को ई रिडक्शन के फॉर्म में दोनों को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया आईयूपीएससी ने बोला। अब खुद ही सोच के देखो, मैं आपको कोई मेटल दूं और आपसे कहूं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो तुम कौन सा वाला बताओगे, ऑक्सीडेशन वाला कि रिडक्शन वाला? प्रॉब्लम है ना, कोई ऑक्सीडेशन बता रहा है, कोई रिडक्शन बता रहा है, तो फिर कंफ्यूजन ढेर सारा होगा। तो आईयूपीएससी ने बोला भाई साहब, अब जब भी कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप रिडक्शन ही बताओगे, बात खत्म। तो फिर आपको लग रहा होगा सर, फिर ये बताइए, किसी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है और किसी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उनमें कोई रिलेशन है क्या? हाँ दोस्त, रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन को नेगेटिव कर दो, रिडक्शन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है बस। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता है तब तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए देखो ऐसे हो गया, ई ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड। प्लस क्यों हो गया? आपको लग रहा होगा प्लस कैसे हो गया, तो मैंने यही बोला भाई, अगर यहाँ पे भी मुझे ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन में लिखना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस नहीं हो जाएगा। तो इसलिए तीसरा फॉर्मूला आपको ऐसा दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए उससे किसी एक फॉर्मूले को ऐसे कस के पकड़ लो कि सर ई नॉट ऑफ द सेल या ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, बस पकड़ लो ऐसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और जो भी ई है वो हमेशा रिडक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाता है बस। अब कोई इसमें धांधली करने की जरूरत नहीं है, हाउस पाउच भी करने की जरूरत नहीं, करी पता नहीं ये है वो है, कुछ नहीं। ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड का मतलब, और हमेशा ई जो सेल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमेशा आईयूपीएससी ने बोला है रिडक्शन फॉर्मेट में ही लिखा जाना चाहिए। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट में दोस्त बताया जा रहा तुमको, तुम साइन चेंज करके उसको बदल लो, बात खत्म। ठीक, सिंपल, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, उन्होंने बोला बढ़िया है, और स्टैंडर्ड मतलब वही नॉट लगा दिया। सर ये तो बढ़िया था। अब सर देखो, ये आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैंने बोला था 5 मिनट वेट कर लो, पूरी कहानी ध्यान से समझो। अगर तुम्हें इसमें थोड़ी तकलीफ लग रही हो तो उसका दूसरा वर्जन भी मैं दे देता हूं। तुमको मेटल इलेक्ट्रोड सीरीज याद है? हाँ सर याद है। उसमें जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे वैसे वैसे रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ेगी। सिंपल, एक लाइन में याद हो गया। फिर से सुनो, मान लीजिए अपनी कहानी लिथियम से शुरू कर रहे हैं, LiKNaCaMg, अरे वही मेटल इलेक्ट्रोड सीरीज, बस लिथियम ऐड कर लेना और लास्ट में लिख देना फ्लोरीन। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम से स्टार्ट होकर फ्लोरीन पे खत्म होती है, और डाटा कहता है बीच में एक जगह हाइड्रोजन भी आता है जिसका ईएमएफ 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। इसके ऊपर सब लोग कैसे हैं? नेगेटिव वाले। इसके बाद के सब लोग कैसे हैं? ऑब्वियसली 0 के बाद प्लस वैल्यू आती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं जितना नीचे बढ़ते जाओगे उतना रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और रिडक्शन होता कहाँ है? कैथोड पे, मतलब उतना ही कैथोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। फिर से समझ लो, इस वाले में, इसमें तो उल्टा लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ Li से लेके F तक गया, उल्टा गया है। तो मैं किसी एक को पकड़ लो, जैसे मैं इसे समझा लेते हैं, तुम्हें याद नहीं करना, डोंट वरी। Li से शुरू होकर F तक गया है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो माइनस से शुरू हुआ है, बीच में 0 आया, फिर प्लस। तो मतलब जितना आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी पॉजिटिव, उतना ही रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ेगी, और उतना ही हम बेहतर क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस लाइन में। जितना ज्यादा हम नीचे की तरफ जाएंगे उतना हमारी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो रिडक्शन के फॉर्मेट में ही होगी सीरीज, पूरे सीरीज में, वो उतना प्लस होती चली जाएगी। माइनस से 0, 0 से प्लस होती जा रही है ना, उतनी बढ़ती जा रही है। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगी आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतना जल्दी हम रिड्यूस होंगे, मतलब उतना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसका उल्टा कर लेते हैं दोस्त, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर नहीं इस वाले में, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब जितना वैल्यू निगेटिव होती जाएगी उतना जल्दी वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज, मतलब उतना जल्दी वो कहाँ जाएगा? एनोड पे, मतलब उतना बेहतर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये मेरे लाल, इस लाइन को पकड़ लिया, कई सारे सवाल नीट, जेई, बोर्ड सब ऐसे ध्वस्त हो जाएंगे बस एक छोटे से लाइन से।
फिर से एक लंबी सांस लो। क्या याद करना है कि सर जो आपने बोला मेटल इलेक्ट्रोड सीरीज, उसमें दो चीजें बढ़ा लीजिए, ऊपर एल लिख लीजिए, नीचे फ्लोरीन। सर उसमें जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब जल्दी कैथोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि हम निगेटिव से जीरो से होते हुए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। एक लाइन पकड़ लिया, उसका उल्टा कर दो, बात खत्म। ठीक, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मान लो दो मेटल दूं और दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दूं, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उतना जल्दी एनोड पे जाएगा, उतना बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका उल्टा कर लो, चलेगा? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो अच्छा समझाया, फिर इधर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है बच्चा कि हमने कॉपर से कॉपर +2, मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपके सामने, उसका रिप्रेजेंटेशन है ना, गैल्वेनिक सेल का। कह रहा सेल रिप्रेजेंटेड अबव शुड हैव ईएमएफ। कह रहा है इसका ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो अब डाटा सुनो। कहता है जिसका भी ई सेल पॉजिटिव आएगा, मतलब वो बैटरी वर्थ है, बनाने लायक है, वो हमें कुछ एनर्जी दे सकती है। जिसका भी ई सेल नेगेटिव आएगा वो बैटरी कूड़ा है, हमारे किसी काम की नहीं है, वेस्ट है, टाइम वेस्ट। और जब ई सेल आने लगे जीरो, तो समझ लेना आपकी जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है ना। अच्छा, अब डाटा क्या कहता है? ई सेल पॉजिटिव कब आएगा? ई सेल आपका पॉजिटिव कब आएगा? जब ई कैथोड माइनस ई एनोड की वैल्यू क्या होगी? प्लस में आएगी, तभी तो ई सेल पॉजिटिव आएगा। और ई कैथोड ज्यादा हो जाए मतलब रिडक्शन किसका होता है? जितना ज्यादा प्लस की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगर यहां वाला मेटल आपकी सीरीज में जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। मतलब अब अपनी कहानी पे आते हैं। हम पहले क्या लिखते हैं अपनी सीरीज में? एनोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब अपनी सीरीज में आना चाहिए ऊपर। अब मुझे बताओ कॉपर और जिंक में ऊपर कौन आता है? सर जिंक आता है। तो भैया यहां तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया ना भाई। हम तो कोई ऐसी बैटरी बनाएंगे, ऐसी डैनियल सेल बनाएंगे जिसमें अपनी सीरीज में जो ऊपर वाला भाई आता हो, ऊपर भाई आता हो, वो पहले लिखा हो, क्योंकि एनोड है, ऑक्सीडेशन होना है। और जो सीरीज में नीचे आया उसको तो रिडक्शन की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है, वो इस साइड लिखा होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे में क्या हो गया है? उल्टा। उल्टा हो गया है दोस्त। तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसमें क्लियर हो गया कि द सेल रिप्रेजेंटेड अबव शुड हैव ईएमएफ, प्रोबेबली वो आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि उल्टा कनेक्शन हो गया। फिर से समझ लो, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दे दिया जा रहा, पूछा जा बताइए फिजिबल है कि नहीं? फिजिबल मतलब ई सेल पॉजिटिव आएगा कि नहीं, तभी मतलब है फिजिबल। पॉजिटिव तभी आएगा जब आपने जो सीरीज याद की है मेटल इलेक्ट्रोड सीरीज में, लिथियम और फ्लोरीन ऐड करने के बाद उसमें जो पहले वाला एलिमेंट लिखा हो वो उस सीरीज में ऊपर हो, क्योंकि वो उसका पहले हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन अभी हमने याद किया, जितना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतना जल्दी ऑक्सीडाइज, और जितना ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी उतना जल्दी रिड्यूस। या जितना नीचे की तरफ आएंगे जल्दी रिड्यूस होंगे, जितना ऊपर की तरफ आएंगे जल्दी ऑक्सीडाइज। बस इतना लाइन याद रख लीजिए तो आप तुरंत समझ जाओगे। कोई भी लिखा हो सेल यहाँ पे और आपसे पूछा जाए इसका ईएमएफ प्लस आएगा कि माइनस, आप फटाक बता दोगे, है ना। देखा उसका चमत्कार, वही जो मैंने याद कराया वो ट्रिक था। अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। सर नर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई? तो अब मेरी बात ध्यान सुनो। अभी हमने क्या सीखा? आप किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तब ना। मान लो मैं कहूं कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तब तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो काम नहीं करेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। तब तो प्रॉब्लम हो गई दोस्त। मान लो मैं कहूं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तब तो प्रॉब्लम है। तो कैसे सॉल्व किया जाए? तो लॉजिक कहता है, तब एक सज्जन आए नर्स्ट भैया, उन्होंने बोला कि अगर आपके सेल में जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, तब कैसे निकाला जाएगा सेल पोटेंशियल? तो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया कि जिसका भी निकाल रहे हैं ई मेटल आयन से मेटल। अब देखो हर बार मैं रिडक्शन फॉर्मेट में लिख रहा हूं, देखो ज्यादा से कम रिडक्शन, फिर देखो ई ज्यादा से कम रिडक्शन। तो क्या इन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आप क्या निकालने जा रहे हैं? नर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। देखो एक ही इलेक्ट्रोड तो है, एम से एम प्लस एन से एम हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन के लिए लिख सकते हैं, डोंट वरी। डाटा पे फोकस करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन करता है ई मेटल आयन से मेटल इक्वल टू ई नॉट, फिर मेटल आयन से मेटल माइनस आर टी अपॉन एन एफ
लॉग, है ना, ये देखो यहां आपको लग रहा होगा ln लिखा है, तो आपने को सिखाया है मैंने कई बार, ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस टू 10। तो अगर मैं यहां लॉग लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख दूंगा 2.303 का मल्टीप्लाई, मतलब ये फॉर्मूला है E इक्वल टू ई नॉट माइनस में 2.303 RT अपॉन NF लॉग, ऊपर है मेटल और नीचे है मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। नॉस्ट इक्वेशन किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखते हैं, इस लाइन पे बड़े अच्छे से और बहुत तमीज से काम करने की जरूरत है। कहता है भाई साहब किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर आपको निकालना है कि भाई साहब इसका निकालिए ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो E ऑफ दैट इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट ऑफ दैट इलेक्ट्रोड फिर माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग मेटल और अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना इस पूरी सीरीज में, लेकिन मेटल तो सॉलिड स्टेट है और हमने क्या सीखा है कि कोई प्योर सॉलिड स्टेट में हो या प्योर लिक्विड स्टेट में हो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं, यूनिटी। तो यही फॉर्मूला क्या हो गया, 1 यहां पे आ जाएगा, मेटल की जगह क्या आ जाएगा 1। और डाटा कहता है कुछ चीजें तो फिक्स है ना सर, जैसे आपने बोला 2.303 ये तो फिक्स है, R 8.314 होता है ये भी फिक्स है। टेम्परेचर आप बोल रहे हो कि अगर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ही रखा गया है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर 25 है, मतलब 298 केल्विन ही रखा गया है, तो ये भी फिक्स हो गया। फेराडे की वैल्यू भी फिक्स है सर 96500 होती है। तो इस सब की जगह पे जब सॉल्व करोगे तो क्या आता है 0.0591। तो यही फॉर्मूला प्यारे बच्चे ऐसे भी आपको देखने को मिलता है कि भैया जी E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग 1 अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। चलेगा। अब ये सोचो ना, आप बार बार न्यूमेरिकल में वही वैल्यू को सॉल्व करो तो टाइम वेस्ट है ना, तुम्हें पहले से क्लियर है 0.0591। लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। कभी कभी हमने देखा है क्वेश्चन में एमसीक्यूज में वो 0.0591 वाला फॉर्मूला ना देके ये वाला फॉर्मूला दे देते हैं, है ना, कि E इक्वल टू ई नॉट। तो ये भी याद होना चाहिए आपको 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं आपको किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए बोलूं आप लिख दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, तो आसान काम है। पक्का मैं इसको हटाऊं, समझा दिया मैंने, हटाऊं क्योंकि मुझे पता है अभी स्क्रॉल करूंगा नीचे एक लाइन लिख के आएगी, तो वो आपको नीचे वाली लाइन इसकी वजह से दिखेगी नहीं, या अगर आप ये लिख रहे होंगे नीचे वाली लाइन आएगी तो आप ये लिख पाएंगे नहीं। तो आप इसको पहले निपटा लीजिए फटाक से कि हाँ सर बात तो सही है, आपने किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखना सिखाया, फिर बस इसी को 2 बार लिखेंगे तो एक सेल के लिए लिखना सीख जाएंगे भाई, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए एक बार रिडक्शन के लिए। यही करने जा रहा हूं। आपने इसको देख लिया पक्का, मैं हटाऊं? तो जो भैया जी हमने ज्ञान दिया था उस ज्ञान का हुआ सफाया, क्योंकि अगली लाइन आ रही है कह रही इसी बात में आप m की जगह रख देंगे 1 और ln ही रह गया। मैंने ln को log 10 में से चेंज करना सिखा दिया, RT और F की वैल्यू रख दी और तब ये पूरा सॉल्व होकर फॉर्मूला क्या बन गया था, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, E मेटल आयन टू मेटल इक्वल टू ई नॉट मेटल आयन टू मेटल, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मेट में लिखते हैं, मैंने नहीं IUPAC ने बोला है, एन माइनस 0.0591 अपॉन n फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकता है, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो गेन कर रहा हो, बाकी वैल्यू तो फिक्स थी। फिर 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलेगा, ठीक है, बढ़िया सर। फिर तो कह रहा है कि अगर ये बात है तो चलिए पूरे इसके लिए देख लेते हैं, पूरे रिएक्शन के लिए। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उसी फॉर्मूला कहता है कि अभी आप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहे थे, अब तो ये पूरा सेल है, सेल मतलब पानी पी लेता हूं बेटा 1 मिनट के लिए। सेल का मतलब क्या है कि सर कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। अब कैसे लिखें, तो वही फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं मेरे लाल। तो कहता है अब आप लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। ध्यान से सुनना, एकदम शॉर्ट कर रहा हूं, लॉग ऊपर हम लिखेंगे जो ऑक्सीडेशन वाले हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन। अब ये 1 होगा तो 1 का लिखना, 2 होगा तो दोनों लोग को मल्टीप्लाई करके लिखना, और नीचे रिडक्शन वाले का कॉन्सेंट्रेशन। ये है नर्स्ट इक्वेशन किसी इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब गैल्वेनिक सेल के लिए। ये एकदम बेहतर तरीका, वो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था और ये किसके लिए है, किसी पूरे के पूरे सेल के लिए, कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऊपर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिडक्शन।
या इसी बात को मैं सा स्लैश मारता हूं, ऊपर जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात हो रही है और नीचे जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट हैं उनके बारे में बात हो रही है। प्लीज मेक श्योर ये रिएक्शन आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये याद है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते समय ये बात ध्यान में रहेगी आपको कि ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन, या ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट नीचे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट। प्लीज एक बार इसको क्रॉस चेक करिए, अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। चलो चलो चलो, शाबाश प्यारे बच्चों, निपटाओ फटाक से। पक्का? अब ध्यान से सुनना मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। आपने बोला बढ़िया सर, अब तो हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, गैल्वेनिक के लिए, हमें कैथोड एनोड पता होगा, फट से लिख देंगे। हमने कहा हाँ मेरे लाल, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहा हूं, लिख दोगे। अच्छा आगे बढ़ो, तब देखो क्या सीखने जा रहे हो तुम। तब ये उन्होंने पूरी वैल्यू रखी जो मैंने आपको बताई, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट करके अब आराम से उन्होंने रिएक्शन लिखना सिखा दिया। आगे बढ़ रहा हूं, कॉपी पेस्ट आपने कर लिया है, तो आपके पास एक डाटा निकल के आया कि ठीक है सर ये तो बढ़िया बात है, लेकिन यही इक्वेशन इक्विलिब्रियम में लिखा जाए तब कैसे लिखा जाएगा। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी को इक्विलिब्रियम पे वर्ड यूज कर देते हैं केसी। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे केसी, और इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसकी जगह आ गया 0, इसकी जगह आ गया केसी, तो यही फॉर्मूला क्या हो गया, ई नॉट ऑफ द सेल उधर चला गया, माइनस ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू माइनस फलाने, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे के सी। तो ये क्यों ये फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं तुमको, क्योंकि जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का कोई न्यूमेरिकल बनता है, पूछता है रिलेशन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, तो इस फॉर्मूले से निपटाएंगे। ठीक, और अभी ये तो हो गया कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट ऑफ द सेल के बीच का रिलेशन है। अब कहता है यही सेम रिलेशन गिब्स एनर्जी के साथ भी बताओ, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का रिलेशन ई नॉट ऑफ द सेल के साथ क्या है वो बताओ, और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम के साथ क्या है वो बताओ। तो चलो वो भी सीख लेते हैं, करना क्या है, अगले पेज पे वही तो है। तो कहता है भैया डेल्टा जी नॉट का रिलेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के साथ क्या है, तो कहता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वल टू माइनस एन, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, एन के बारे में आप जानते हैं, एफ फैराडे कांस्टेंट, ई नॉट ऑफ द सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये रिलेशन है गिब्स एनर्जी और ई नॉट के बीच का, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब कह रहा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, तो कहता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग के सी, या इसी को अगर कहीं ऐसे लिखा जाए दोस्त तो एकदम टेंशन नहीं लेना कि अरे भैया क्या लिख दिन, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस आर टी एल एन के सी। तो अभी सीखा ही है कि एल एन की जगह हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10, तो बच्चा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी रिलेशन है। इन शॉर्ट आपको 4 फॉर्मूले मैंने बताए, नर्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, नर्स्ट इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। नर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद हमने रिलेशन भी सीखा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेक श्योर ये फॉर्मूले आपके जहन में आ जाए, ब्लड में से ब्लड ऐसे काटे ब्लड निकले फॉर्मूले के साथ, इतना कंफर्म होना चाहिए फॉर्मूले। ठीक, आपने बोला बढ़िया है सर, तो कह रहा कि भैया अगर अब गिब्स एनर्जी और ये सब आपने पढ़ ही लिया है तो ये भी बात कर लेते हैं कि कब आपकी बैटरी स्पॉन्टेनियस होगी, किस केस में फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, काम करेगी कि नहीं। तो अभी हमने क्या सीखा था, जिस भी केस में जो आपका ई नॉट है, ई नॉट ऑफ द सेल, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो बैटरी हमारे किसी काम की है, और अगर नेगेटिव हो गया तो किसी काम की नहीं है। तो अब रिलेशन देखो ई सेल और गिब्स का क्या था अभी फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो अगर ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू हमने लिख दी पॉजिटिव तो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और हमने इतना बेसिक आइडिया हम सबको है कि जिसके लिए भी डेल्टा जी, जिस भी प्रोसेस के लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब अच्छी बैटरी है, फिजिबल है, काम करेगी। लेकिन किसी केस में ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये फिर बैटरी किस काम की है, कूड़ा, किसी काम की नहीं, हमारे किसी काम नहीं आने वाली। तो वही वो कह रहा है कि अगर ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव है तब तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और तुम सही रास्ते पे हो, स्पॉन्टेनियस कहानी है। लेकिन अगर
ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव हो गया तो ये अपने आप क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। फॉर्मूले में रख के मैंने दिखाया, तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और कहता है कि जब ई नॉट ऑफ द सेल हो जाए 0 तो ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट भी क्या हो जाएगा, 0। और ये तभी पॉसिबल है जब अपना भाई कहां पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पे। कहां पे, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। चलेगा, बढ़िया, अरे वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सीखा है वो अप्लाई करने का समय आ गया। देखते हैं क्या सीखा है आपने पहले वाले हिस्से में, है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। आपने नोटिस किया कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो आपने समझ लिया कौन सा इक्वेशन लगेगा, नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा है सर, Fe से Fe+2 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का खेल। इधर H+ से H2, अच्छा H2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखोगे ही, तब भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का खेल होगा, तो सही है। n की वैल्यू कितनी है, 2। फिर लॉग ऊपर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन। चलो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, Fe से Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब ऊपर हमें लिखना है 0.001 अपॉन नीचे रिडक्शन वाले का कॉन्सेंट्रेशन। किसका रिडक्शन हो रहा है सर, ये इसका हो रहा है, लेकिन इसके पहले तो 2 है। और हमने सीखा है कि जब किसी के पहले 2 हो, कोई कोफिशिएंट हो, तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो वो पावर में चला जाता है। इसका मतलब 0.01 का स्क्वायर, मतलब 0.01 इंटू 0.01। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं सर, अभी सिखाया था आपने। ई कैथोड, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। कैथोड एनोड क्या है सर, कैथोड मतलब है हाइड्रोजन, एनोड मतलब है आयरन। तो देखो ना, ई कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दोस्तों 0 होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन। तो मतलब भाई अपना तो 0 है, तो 0 फिर माइनस, फिर दूसरे वाले भैया जो एनोड पे है उनका क्या है, माइनस में 0.44, तो माइनस और ब्रैकेट में माइनस में 0.44, तो अपने आप ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.44। तो बस दोस्त तुम्हें यही सॉल्व करना है, 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ऊपर है 0.001 और नीचे 2 बार है, तो मतलब 0.000, 2 और 2 4 बार हो गए ना डेसिमल, 1 2 3, ये 4 बार। बस यही तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तो सॉल्व कर ही लोगे। मुझसे सॉल्व करवाओगे थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मर्जी तुम्हारी है। चलो अच्छा एक बार कर देता हूँ, बाकी वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूँ, तुम बाद में खुद सॉल्व करोगे। तो ये 0.44 रहने देते हैं, फिर माइनस 0.0591 को मैं होल नंबर में लेता हूँ 0.06, और 0.06 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा 0.03, फिर इंटू लॉग। अब देखो ध्यान से, ये 3 डेसिमल है और ये 4 है, मतलब अगर मैं यहाँ दोनों में 3 हटा दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा 1 और नीचे वाला क्या आ जाएगा 0.1, मतलब इन शॉर्ट 10। भाई दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करूं तो ये अपने आप हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इन शॉर्ट ये आ गया 1। तो 0.44 में से 0.03 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 0.41 ही तो आएगा। तो मेरे हिसाब से 0.41 आना चाहिए दोस्त, तो एक ही ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। भैया हाँ, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया सही। तो मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी से कैलकुलेट करना है, दिमाग शांत रख के कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन पे ही काम करना। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब कैलकुलेशन। हर बार जब भी देखो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पे आता हूं, मैं बार बार कहता हूं पेन कॉपी लेके बैठिए, मैं डाटा रख रहा हूं, सॉल्व आप करिए। नहीं आएगा तो मैं हूं, लेकिन सॉल्व पहले बार आपको करनी पड़ेगी। एक बार गड़बड़ हो एक बार और रिपीट करिए, तब भी नहीं आए कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछिए, मैं 110% बताऊंगा, खुद सॉल्व करके बताऊंगा दोस्त, क्या बात कर रहे हो। तो देखो मैंने कर दिया, आंसर मैच कर गया। अब अगली बार से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व आप करेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तुमने सीख ही लिया, ठीक है भैया। ये सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया, एक बार आप यहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर जो भी हमने सीखा है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक में, उन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी सीखा था सर, उसको बोलते हैं EMF। जब करंट ड्रॉन नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, EMF। सर कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इज 10। कह रहा Kc की वैल्यू तो सर 10 है,
कह रहा फाइंड ई नॉट ऑफ द सेल, रिलेशन अभी पढ़ा था हमने, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू क्या लिखा था, 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो भैया लॉग के सी की वैल्यू तो है 10 और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, है ना। और ई नॉट तुमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये 0.0591 अपॉन एन, एन इसको देख लो ध्यान से, तो तुम्हें दिख रहा है कि सर सारा खेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 0.0591 अपॉन एन मतलब ये हो गया 0.39। हाँ तो ठीक है, सी ऑप्शन है, सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। अरे भैया सेकंड आ गया हो, अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहा है, ये 0.0591 है ना। मैं अगर होल नंबर में मानूं 0.06 लेके रख रहा था 2 तब आ रहा था लगभग 0.03, तो लगभग 0.029 मतलब 0.03 ही है ना। ये 39 चला गया मेरे लाल, लगभग फिर 4 के बराबर चला जा रहा है, 0.04 के अराउंड हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो दूसरा वाला सही हो गया। अगले में जो मैंने बोला वही फॉर्मूला रखना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। अगला कह रहा है फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल, कह रहा है कॉपर भी है सिल्वर भी है, लेकिन कह रहा है कॉपर खुद होगा ऑक्सीडाइज और सिल्वर होगा क्या, रिड्यूस, ठीक है। कह रहे हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी इतना, ठीक है, सही भी है भाई, जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो नीचे है वो रिड्यूस हो रहा है, तो जो ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू है वो सही आई है, कितना आई है, प्लस में 0.46 वोल्ट, बढ़िया, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होगी, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चुपचाप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस बार अब आप सॉल्व करेंगे। डेल्टा जी नॉट पूछा है, एन की वैल्यू दिख रहा होगा साफ साफ, सिल्वर से कॉपर तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है, एफ पता है 96500 होता है, ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दीजिए। आंसर क्या है, माइनस में 89 किलो जूल। कैसे सॉल्व हुआ अभी आपको दिखा भी दिया था, देखिए एन की वैल्यू दिस 96500, ये पहले क्वेश्चन में दिया था, सॉल्व करके आंसर निकाल दिए दोस्त, ध्यान रखिएगा, आसान था। अगला कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल, देखो सीधे जो ट्रिक दिया था उसी से लग जाएगा। ए की वैल्यू पॉजिटिव 0.5 है ना, बी की वैल्यू माइनस में 3.0 वोल्ट, सी की वैल्यू माइनस में 1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया, बहुत रिस्पेक्टिवली। कह रहा था रिड्यूसिंग पावर ऑफ द डीज मेटल, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिडक्शन करने की पावर, रिडक्शन कौन करेगा, एलआईसी कौन करता है, एलआईसी एजेंट, रिडक्शन कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किधर होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो ऊपर होते हैं। ऊपर कौन से होते हैं, वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो सर जीवन जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना बेहतर रिड्यूसिंग पावर। सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, बी, तो सबसे बेहतर रिड्यूसिंग पावर इसी के पास होगी, तो वो वाला जिसमें बी सबसे ज्यादा है वही करेक्ट आंसर होगा, और एक ही दिख रहा है हमको ए वाला, तो करेक्ट आंसर है दोस्त ए वाला। देखा उसका ट्रिक का फायदा, जम्म से आपने सारे काम कर लिए, ये होता है टैलेंट, ठीक है, ये होता है ट्रिक का कमाल। आगे बढ़ूं, अब ये तो चलो समझा ही दिया था, एक बार आप पढ़ के देख लेना प्लीज। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे इसके दूसरे हिस्से के बारे में। पहला हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, क्लियर हो गया, जहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी हम बात करने जा रहे हैं दूसरे सेल के बारे में, दूसरे हिस्से के बारे में। दूसरा हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या होगा, इसमें सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है इस हिस्से में प्यारे बच्चे, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, मतलब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि जब मान लो आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग एनोड पे जाएंगे, तो कौन जाएगा, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कितना जाएगा, कितने अमाउंट में जाएगा, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वो हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, इनिशियली हमने समझ लिया है। प्रोसेस क्या है, कह रहा द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट था, हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, वो अपने आयंस में टूट गया, आयंस कैथोड एनोड में मूव करने लगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, यही है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस रिडॉक्स फिनोमेना है, पहले पॉइंट से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस रिडॉक्स फिनोमेना है, इसमें आपको इबट नहीं होना है, ठीक है। अच्छा सर कैसे बनता है, तो याद करिए इनिशियली मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल का रिक्वायरमेंट था, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उन्हीं के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करके बनाया गया था सेटअप।
यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है प्यारे बच्चे, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया गया होता है ना, और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया गया होता है किससे, पावर सोर्स से, बैटरी से, पावर सर्किट से, जिससे भी, है ना। बाकी कहानी, अब अंतर समझिए, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखो आपने कहा कि सर जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तो कैटायन तो जाते हैं कैथोड पे, सर ये कोई वाला भी सेल हो यही होगा। एनायन कहां जाते हैं, एनोड पे, इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। और कैटायन कैथोड पे जाता है तो प्रोसेस होती है प्यारे बच्चे रिडक्शन, एनायन एनोड पे जाता है तो प्रोसेस हो जाती है ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। तो आपको क्या डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, वो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैथोड होता है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, जिसमें एक ही वेसल है और दो इलेक्ट्रोड डिप है, उसमें जो कैथोड होता है प्यारे बच्चे वो नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर मैं यही बात करूं किसके बारे में, डैनियल या गैल्वेनिक, या जिसके बारे में मैं कब से कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल भी नाम दे देते हैं उसको, वैसे तो कहा जाए तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हैं, बट क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब जिसमें दो हाफ सेल थे, याद रखिएगा, उसमें जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल में। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, इसके अलावा कि वहां से दो हाफ सेल, यहाँ एक ही इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है, उसके अलावा मेन डिफरेंस साइन का है। कैथोड और एनोड का साइन इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक दोनों में कैसा है, डिफरेंस है। तो अब हमें इस कहानी को समझना कैसे है ना। देखो एक चीज तो पता है हमें कि जब भी बात होगी कि भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और बताइए हमें क्या करना है, तो हमें तीन बातें तो हर बार लिखनी सीखनी है। पहला, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटेगा, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। जैसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, भैया टूट गया ए प्लस में और बी माइनस में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। अब होगा क्या, प्लस माइनस में आ गए तो जो कैटायन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, मतलब कैथोड की तरफ, जो एनायन है वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, मतलब एनोड की तरफ। तो होगा क्या, दो बातें और हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एक सीखना है एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, और तीसरा सीखना है एट एनोड, एनोड पे क्या होगा। तो कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। अच्छा, तो वहां कौन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, ए प्लस। सीखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, तो याद रखिएगा ए प्लस डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा कैथोड पे। और लॉजिक बड़ा क्लियर है कि जब हम सॉल्यूशन में होते हैं तो आयंस के फॉर्म में होते हैं, जैसे ही किसी इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं हम हो जाते हैं न्यूट्रल। और अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचो ना, इसके पर एक प्लस था, ये कितना माइनस गेन कर ले कि न्यूट्रल हो जाए। तो आप बोलोगे बड़ा सिंपल है सर, एक गेन करा दो आप, तो देखो एक गेन करा दिया, ये बन गया ए। वैसे ही एनोड पे कौन जाएगा, एनोड चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव वाले भैया जाएंगे, मतलब बी माइनस वहां जाएंगे, और सॉल्यूशन में तो नेगेटिव है लेकिन वहां जाते ही क्या हो जाएंगे, बी। और ये फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसे कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, वैसे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करे भाई, हम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक माइनस है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दूं तो मेरे ऊपर आ क्या जाएगा, एक प्लस, और एक प्लस आएगा तो फिर से मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बारे में पूछे ना, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बारे में पूछे भाई उसको एक्सप्लेन करके दिखाइए, दैट मीन्स वो आपसे जानना चाह रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब कौन सा डिपॉजिट होगा कैथोड पे, एनोड पे, तो हमें यही लिखना है। ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे लिखें उसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एट कैथोड एट एनोड, एकदम सिंपल सा फंडा है। जब तक आप सोल्यूशन में है तब तक आप आयंस के फॉर्म में है, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं दोस्त, आप हो जाते हैं न्यूट्रल। ये लाइन याद रखेंगे, आप आराम से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। याद रखिएगा, मोल्टेन है मतलब पिघला हुआ है, साथ में पानी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे सिर्फ क्या है, NaCl। और ये किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, और कोई है ही नहीं। और फिर कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पे। एनायन किधर जाएगा, एनोड पे। इधर देखो, कैटायन था सॉल्यूशन में था तो Na प्लस था, जैसे इलेक्ट्रोड पे गया तो क्या हो गया, Na। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे और बैलेंस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वैसे एनायन एनोड पे जाएगा, एनायन के नाम पे क्या है, Cl माइनस।
Cl माइनस पहले था, बाद में क्या जाके हो गया Cl2। क्यों हो गया Cl2 सोच के देखो, क्योंकि क्लोरीन नेचुरली गैस फॉर्म में है। अब 2 यहां हो गया तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिखोगे ही लिखोगे। अब जब 2 माइनस है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करें, लूज ही क्यों करें, ऑक्सीडेशन है, लूज तो करना पड़ेगा दोस्त। तो कितना लूज करें 2। अब मैं 2 यहां माइनस में लिखूं या इस साइड आके 2 प्लस में लिखूं, एक ही बात है, बस हो गया आपका काम। तो जब भी आपसे पूछे कि भैया जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl करेंगे तो बताइए कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम। एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, क्लोरीन गैस। बस ऐसे ही आपको जवाब देना है। तो ये पहला प्रैक्टिस था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अगला कह रहा है, ध्यान से देखिए, NaCl सोल्यूशन, मतलब अब आपके पास NaCl तो है ही और सोल्यूशन है, इसका मतलब साथ में H2O भी है। तो ये भी टूटेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, और H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। किसमें, H प्लस और OH माइनस में भी टूटेगा। क्लियर रहेगा ये बात, दिमाग में रखेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे देखिए क्या कह रहा गेम, कह रहा कि ठीक है सर हमने ये तोड़ दिया, तो कैसे रिएक्शन लिखे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। फिर अब 2 आपके पास कैटायन है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बैक करता हूं तो मैं समझा देता हूं पहले। अब आपके पास 2 कैटायन है। अब सवाल ये है कि सर अभी तक देखो एक ही कैटायन था तो एक कैथोड पे चला जाता था, जब 2 लोग होंगे तब ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन जाएगा। तो इस टर्म को बोलते हैं प्यारे बच्चे सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इस टर्म को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। अब जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आपको सेलेक्टिव डिस्चार्ज सीखना पड़ेगा कि कौन जाएगा। तो देखो मैं 2 रास्ते बताता हूं। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपकी, जो स्टार्ट होती है Li से, खत्म होती है F पे, बीच में कहीं आता है H, है ना। थोड़ा डाउट भी है तो मैं अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको डिस्कस किया है ना, बस वही वाला यूज करिए। उसमें जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे, Li से जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना कैथोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ती है ना, और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना एनोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ती है। अभी हमने पहले पार्ट में प्रॉपर्ली सीख लिया है, एकदम टेंशन की बात नहीं है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, सोच के देखिए Na और H में कौन ज्यादा नीचे आता है सीरीज में, तो आपको जवाब होगा H, बस ठीक है। तो H प्लस चला जाएगा और उधर जाके हो जाएगा H2, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख लेना, इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ लेना, बाकी प्रोसेस आपको आती है लिखना विखना, है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये खेल पता है। अभी हम सीख रहे थे सिलेक्टिव डिस्चार्ज, तो कौन जाएगा, तो पहला तो ये हो गया कि वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और देखो सिलेक्टिव डिस्चार्ज 2 बात पे डिपेंड करता है, पहला तो पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और दूसरा बच्चा वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। मेरी पोजीशन है कि मैं ही जाऊं, लेकिन जो दूसरा वाला आयन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत ज्यादा है सोल्यूशन में, तो वो डोमिनेट कर जाएगा, और मेरे को जाना चाहिए था बट मैं जा नहीं पाऊंगा, वो चला जाएगा। वही मेजॉरिटी विंस, वही वाला खेल है, ज्यादा हो जाएगा तो वो चला जाता है। तो 2 बातों पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज डिपेंड करता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। जब एक से ज्यादा आयन होंगे तो आप ऐसे हवा में मत लेके जाइएगा, फिर आपको मेरी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि तब हमें चूज करना होगा सिलेक्टिव डिस्चार्ज, और सिलेक्टिव डिस्चार्ज 2 बातों पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे और किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसके नीचे जो भी लिखा फिर आपको दिखेगा नहीं, प्लीज मेक श्योर कि आपने ये लिख लिया हो। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। अच्छा, अब होगा क्या, तो चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर क्या होने वाला है फटाक आप समझ जाएंगे। अब हमने कहा जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो Na और H में से कौन सा जाना चाहिए था लॉजिकली, तो कह रहा है एट कैथोड देयर इज अ कंपटीशन। भाई ऑब्वियसली कंपटीशन हो गया Na के बीच में और H के बीच में कि कौन जाएगा, बिटवीन द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन। भाई 2 लोग हैं ना, अब तो दोनों में से कौन होने वाला है खेल, मतलब कौन रिड्यूस होने वाला है, कौन डिपॉजिट होने वाला है। तो कह रहा है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन H2O टू बी रिड्यूस इन प्रेफरेंस टू Na। आपको ये डाटा याद रखने के लिए मैं कहूंगा तो कितनी मुश्किल काम है, इसलिए मैंने कितना बढ़िया आसान सा ट्रिक दिया। जो ज्यादा नीचे होगा वो चला जाएगा, ज्यादा नीचे कौन है, H, यही भैया भी यही बता रहे हैं, मतलब कौन डिपॉजिट होगा, H प्लस उधर जाके हो जाएगा H2, खत्म बात, सिंपल, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अब तो कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन जब करेंगे तो भैया जी एनोड पे कौन, देखो कैथोड पे तो क्लियर हो गया H, एनोड पे कौन जाएगा, आपके पास 2 चीजें हैं, OH माइनस और Cl माइनस। कौन, OH माइनस और Cl माइनस। तो कह रहा है एनोड पे भी 2 पॉसिबल रिएक्शन है, और कह रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन H2O इज टू बी ऑक्सीडाइज प्रेफरेंस टू Cl माइनस। अब आपको लगेगा सर कैटायन वाले में तो आपने ट्रिक बता दिया कि जो जितना ज्यादा नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही जाएगा, एनायन वाले में कोई सीरीज है क्या, हाँ मेरे एनायन में भी सीरीज है। एनायन में सीरीज कैसे स्टार्ट होती है, कहता है सबसे पहले आपको उठाना है सल्फेट,
फिर कौन आता है, नाइट्रेट, फिर आपके आते हैं हैलाइड्स, और सबसे लास्ट में क्या आता है, OH माइनस। इस सीरीज की भी खासियत है, आप जितना नीचे जाओगे एनोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब आप सोच के देखो, आपके पास सोल्यूशन में क्या था, आपके पास सोल्यूशन में NaCl, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था ना, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था, आपको दिखा नहीं होगा, फिर से देखिए मैंने क्या बोल रहा हूं। मैंने आपके पास था NaCl का Na प्लस और Cl माइनस, और H2O का H प्लस और OH माइनस। यहां की लड़ाई हुई तो कौन जीत गया था, H प्लस। अब यहां की लड़ाई होगी तो मैंने क्या बोला, जितना नीचे जाएंगे उतना एनोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। आप मुझे बताओ कौन जाएगा। सर ये तो सिंपल कर दिया आपने, OH माइनस जाएगा। तो हाँ दोस्त, मैं भी वही कह रहा हूं, तो एनोड पे OH माइनस जाएगा, और OH माइनस जाने की रिएक्शन अपने खोपड़ी में अच्छे से भर लीजिए। OH माइनस हमेशा टूटता है O2 और H2O में। OH माइनस हमेशा टूटता है O2 और H2O में। किसमें, O2 और H2O में। बैलेंस करने के लिए आप प्लीज याद रख लीजिएगा, 4OH माइनस लिखना पड़ेगा, 2H2O लिखना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां लूज करना पड़ेगा। ये रिएक्शन खोपड़ी में बैठा लीजिए अच्छे से। जब भी OH माइनस जाएगा ऐसे ही टूटेगा। OH माइनस हमेशा किसमें टूटता है, O2 और H2O में। ये रिएक्शन एकदम अच्छे से दिमाग में भर लीजिए, जब OH माइनस देखिए वही जाएगा, बात खत्म। या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा, फिलहाल के लिए OH माइनस जाएगा। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन मतलब मैं मान के चल रहा हूं डाइल्यूट है, वाटर बहुत ज्यादा है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड है, NaCl ज्यादा है, मैं कह रहा हूं सोल्यूशन है, वाटर बहुत ज्यादा है। तो फिर कैथोड पे दोस्त हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और एनोड पे कौन, ऑक्सीजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। याद रखिएगा, अंतर समझिएगा, अभी देखिएगा अब अंतर मिलेगा आपको। जब हमने NaCl के डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैंने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम प्यारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो Cl2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तब Cl माइनस ज्यादा प्रेजेंट होगा OH माइनस से। देखो लिखा भी है इसीलिए, जब NF में होगा तो फिर Cl माइनस डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। दूसरा फैक्टर सिलेक्टिव डिस्चार्ज का, कि भाई पोजीशन के हिसाब से तो आप जा सकते हैं, लेकिन दोस्त मैं तुमसे ज्यादा हूं और अब मेरे से तुम जीत नहीं पाओगे, हम ही जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो कौन जाएगा, Cl2 जाएगा रादर देन O2। मतलब अगर मैं कॉन्क NaCl सोल्यूशन की बात करूं तो वहां क्या होगा, वहां पे कैथोड पे कौन, हाइड्रोजन होगा, लेकिन एनोड पे क्लोरीन जाना स्टार्ट कर देगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड में हूं तो। सही है, खोपड़ी चल रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं बोर्ड्स में आपके, है ना, चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो या ISC के, सबके पेपर में मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, बताइए कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, एनोड पे। ISC में मैंने फिल इन द ब्लैंक से फॉर्म में भी देखा है क्वेश्चन आते हुए, है ना, या गिव रीजन में पूछ लेता है यही क्यों डिस्चार्ज हुआ, दोनों ही बोर्ड्स में गिव रीजन तो दोनों में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तमीज से पढ़ना है ना, एक बार सारे एग्जाम्पल्स को क्रॉस चेक कर लेना है, एक टेबल बना लेनी कि भैया कौन जाता है, एग्जाम्पल लिखिए कैथोड एनोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, एक बना लीजिए टेबल, है ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक, अच्छा तो ये रिएक्शन हो ही गई थी, मैंने क्लियर ही कर दिया कि कौन जा रहा है, H2 Cl2 सब आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं, अब कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 तो टूटेगा ही प्यारे बच्चे अपने आयंस में, 2H प्लस और SO4-2 में, साथ में डाइल्यूट है मतलब H2O भी है, और ये भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। फिर से वही लड़ाई, प्लस की लड़ाई तो है ही नहीं भाई, दोनों में प्लस के नाम पे H प्लस ही है, तो ये तो कंफर्म है कि कैथोड पे H प्लस जाएगा, मतलब H प्लस जाएगा मतलब H2 बन के निकलेगा, यहां कोई बट नहीं है। अब गेम है एनोड पे कि SO4-2 और OH माइनस में से कौन जाएगा। डाइल्यूट कह रहा है मतलब पानी ज्यादा है, और लॉजिकली देखा जाए अगर पोजीशन में तब भी OH माइनस जाएगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन में देखा जाए तब भी कह रहे हैं डाइल्यूट है तब भी OH माइनस ही ज्यादा होगा। इसका मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे OH माइनस जाएगा, और कौन सी गैस के फॉर्म में निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस भी करा दी, तो आपका काम बन गया। आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपको कैथोड पे क्या मिल रहा है और एनोड पे क्या मिल रहा है। ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयन इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, रिडक्शन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। इनके हिसाब से कौन जा रहा है कैथोड और एनोड पे, एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिएक्शन आ जाए पूरी तब तो। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज प्रीफर्ड ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट, तो चलो ये तो क्लियर ही हो गया, OH माइनस जा रहा था, है ना, और एज इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन सल्फेट आयन। मैंने बोला ना ये डाटा तो आपको याद रखना मुश्किल है, इसलिए ट्रिक दे रहा था, तो आपको क्लियर हो गया एनोड पे कौन जा रहा है, OH माइनस, कैथोड पे कौन जाएगा, ऑब्वियसली H प्लस जाएगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई कैटायन है ही नहीं, तो इस बारे में और कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो डाइल्यूट में आपने नोटिस किया, अब कॉन्सेंट्रेटेड में आते हैं, तो अभी भी
मैं किसी को भी तोड़ूं, कॉन्सेंट्रेटेड वाले को भी तोड़ूं या डाइल्यूट वाले को भी, है ना, अभी भी कैटायन के नाम पे मामला अभी भी किस पे टिका हुआ है, H प्लस पे ही तो टिका हुआ है ना। H2O को ब्रेक डाउन चलो मैंने कर दिया, किसमें टूटा, H प्लस और OH माइनस में। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। कैटायन तो अभी भी एक ही है, H प्लस, तो H प्लस ही जाएगा H2 के फॉर्म में, यहां कोई बट नहीं है। अब बात आते हैं एनोड पे कौन जाएगा सर। देखो डाइल्यूट था तो OH माइनस कई एंगल से ज्यादा था तो OH माइनस जा रहा था, एक सेकेंड, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड। अब मेरी बात ध्यान सुनना, OH माइनस पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो OH माइनस को जाना चाहिए, क्योंकि एनायंस की जो सीरीज मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले उसमें OH माइनस सबसे नीचे था, तो जाना तो उसी को था। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये मान रहा है कि SO4 वाले भैया का अमाउंट ज्यादा है इस समय। तो मैंने क्या बोला, पहला तो है पोजीशन, दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो अब लग रहा है कि SO4 -2 वाले भैया जाने वाले हैं। तो अब SO4 -2 कैसे टूटते होंगे, चलिए उसको सीख लेते हैं। कैथोड पे मामला क्लियर है, H2 ही जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। कैथोड पे H2 ही जाने वाला है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2 टेक्स प्लेस, ये क्लियर है। बस एनोड की कहानी देख लेते हैं कौन जा रहा है। कह रहा है एनोड पे इस बार SO4 -2 आयन जाएंगे, और जब SO4 -2 आयन जाते हैं तो क्या बनता है, पर सल्फेट आयन। SO4 -2 किसमें टूटता है, H2O8, बैलेंस कर लेना, ये तो छोटी बात है, H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के। अब यहां मैंने 2 लिख दिया तो ऑब्वियसली यहां 4 लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। अब मेरी बात ध्यान समझ लीजिए, या देखिए कैसे मैंने क्लियर किया कि कौन जाएगा, OH माइनस या SO4। तो अभी आपने बोला कि जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो SO4 चला गया, और SO4 जाएगा तो किसमें टूटता है, H2O8 -2 में। मेक श्योर ये लाइन आपको एकदम बढ़िया से अच्छे से दिमाग में याद रहे, ठीक है, बढ़िया। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव पे नहीं आए अभी, हम ये देख रहे हैं कौन जाएगा। फिर फराडे अंकल आएंगे, वो बताएंगे कि कितना जाने वाला है, अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए जो सीखा फटाफट अप्लाई करते हैं। कह रहा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट H2SO4 का यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। एनोड पे क्या मिलेगा, डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब OH माइनस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन गैस, अभी सीखा हमने, ठीक। अब हम बात करेंगे किस पे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। क्वालिटी पे बात हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए फैराडे भैया आए और उन्होंने अपना कुछ लॉ दिया। बस 2 लॉ हम सीख लेंगे, हमको अपने आप क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए मेरी बात सुनने स्टार्ट करिए। फैराडे लॉ पढ़ने से पहले, मैं बहुत सारा ज्ञान देने से पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूं। देखिए होता क्या है, कैथोड और एनोड पे रिएक्शन लिखना हमें आ गया, तो जब भी हम रिएक्शन लिख रहे थे तो हमें ये भी लिख रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा हुआ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए। और केमिस्ट्री कहती है, फैराडे अंकल का मानना है कि हर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराडे, मतलब 96500 कूलम। हर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96500 कूलम। अब आप रिएक्शन देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है, तो मतलब उतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तब जाके वो 1 मोल डिपॉजिट होगा, वो मेटल या नॉन मेटल या जो भी आयंस आपका था। और कोई 1 मोल हो तो उसका मास कितना होता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसका मास होता है उसके मोलर मास के इक्वल। जैसे यहां लिखा है कि 1 मोल, देखो ना, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होने में 2 इलेक्ट्रॉन लगा, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि 2 × 96500 कूलम लगा तब जाके 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ। और कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम। मतलब हमको एक डाटा अपने आप मिल गया, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, ये हम अपने आप लिख लेंगे कि 63.5 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए हमें इतना कूलम चार्ज लगेगा, इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। जैसे Na+ में देखा जाए तो Na 1 मोल डिपॉजिट हुआ मतलब 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ, मतलब 23 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना चाहिए, 1 फैराडे, मतलब 96500 कूलम लगेगा तब जाके 1 मोल मतलब 23 ग्राम Na डिपॉजिट होगा, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। अब आपको लग रहा होगा ठीक है ये तो बढ़िया निकल गया सर, तो अगर आपको ये लिखना आ गया दोस्त तो आपको सवाल लगाना भी आ गया। क्यों, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में खेल लेंगे, छोटा सा खेल। कैसे खेलेंगे, कहेंगे फिर बताओ 11 ग्राम डिपॉजिट करना हो तब कितना होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड, यहाँ 11 लिखो, यहाँ x मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपसे कहेंगे सर यहाँ मान लीजिए कुछ और नंबर लिख दिए कि मेरे पास लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इतना है, तब बताइए ये कितना डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह इलेक्ट्रिसिटी लिखो, यहाँ फिर से x लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया। ये तो बड़ा आसान काम है दोस्त। तो फैराडे के जो 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ यही कहता है बच्चा कि हम जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे
उतना ही अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट भी होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। अब मेटल है तो ऑब्वियसली कैथोड पे जाएगा, कोई नॉन मेटल है तो एनोड पे जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही सब्सटेंस आपका डिपॉजिट भी होगा। तो चलिए फटाफट आपको समझाना शुरू करते हैं, है ना। ये आपको मैं समझा चुका हूं, ये बात आप निश्चिंत रहिए, आपको पता है। अब मैं सीधे आ रहा हूं फैराडे के पहले लॉ पे। फैराडे अंकल क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट एज इट इज लिखना पड़ता है क्योंकि लॉज हैं, आप बदल नहीं सकते। हाँ, मैं समझाने के लिए आपको कुछ और बातें बता सकता हूं। कह रहा है द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। कह रहे बबुआ जितना पावर दोगे, मतलब जितना आप एनर्जी दोगे उतना ही काम होगा। वही वाली समझ गए ना गेम, हाँ वही वाला है। कह रहा है जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इसका वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। और उसी बात को उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। अरे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट W और Q क्या है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि हमने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो मैं ऐसे भी लिख रहा हूं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब करंट, T मतलब टाइम। I मतलब एम्पियर करंट और T मतलब कितने टाइम के लिए दे रहे हैं। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने लिख दिया W इक्वल टू एक कांस्टेंट लिया है ZIT। मतलब फैराडे फर्स्ट, भैया फैराडे लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है और क्वेश्चन वो ये है, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, जो कह सकते हैं फॉर्मूला ये है W इक्वल टू ZIT। W क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। Z क्या है, कांस्टेंट, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। नहीं, और क्या बोल सकते हैं सर, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट, है ना। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, है ना। I क्या है, एम्पियर, करंट है एम्पियर में। T क्या है, कितने टाइम के लिए आप दे रहे हो, ठीक। और अगर आपसे कोई पूछे कि Z की वैल्यू बताओ तो आपकी Z की वैल्यू होती है 96500 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। उल्टा कर लो, है ना। Z की वैल्यू क्या होती है, कितना इक्विवेलेंट आपने डिपॉजिट किया, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। Z की वैल्यू अगर आपको निकालना पड़े तो कभी आप लिखेगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। फिर से बोल रहा हूं तीसरी बार, ये मत लिखना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ये होता है किसके बारे में, Z के बारे में। तो चलो फटाक से, ये तो मैंने समझाया, अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे, थोड़ा यहां से भी मामला निपटा लेते हैं फटाफट। चलो देखो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब इन्होंने कहा कि भाई वही सेम कहानी कि W प्रोपोर्शनल टू Q और Q होता है IT के बराबर, तो W इक्वल टू हो गया ZIT। या Z को मैं क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू ZIT, या Z की जगह मैंने क्या लिखा, देखो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, जो मैंने अभी आपको बताया। तो Z यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी को, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ये है फर्स्ट लॉ भैया जी, सिंपल सा एकदम, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट लॉ पे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना डाटा लिख के, अभी क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो आप समझ गए, कह रहा है जब Q इक्वल टू 1 हो जाए तो ऑब्वियसली देखो इसी फॉर्मूले में कह रहा है कि अगर W इक्वल टू ZIT है, अगर मैं Q को 1 कर दूं मतलब IT की वैल्यू क्या हो गई 1, तो W किसके इक्वल हो गया, Z के। तो आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो आप बोल सकते हो कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द सिस्टम इज 1 कूलम। या आप कह सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर द 1 सेकेंड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक ही बात है, IT को आप एक्सप्लेन कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक। तो यही बात यहां पे लिखी, आप एक समय चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मे बी डिफाइंड एज द वेट इन ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट लिबरेटेड या पैसेज, कब, जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाए। ये तो सिखाई दिया सर आपने, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं। सेकेंड लॉ कहता है भाई साहब कि मान लो आप 2-3 सेल्स को सीरीज में जोड़ दे रहे हो। सीरीज का मतलब ये है कि सब में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना। अगर सब में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो जो उनका वेट ऑफ डिपोजिशन होगा वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के। मतलब वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। या आपको लग रहा है सर कुछ फॉर्मूले ऐसे यूज करने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जोड़ा जिंक सल्फेट, यहाँ पे जोड़ा है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जोड़ लिया सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सब में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो अब दिमाग लगाइए, तो इनके लिए कैसे रिलेशन लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखो ना, मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला ऐसे लिख देना, W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। आपको किसी एक के बारे में आइडिया हो तो सब निकल जाएगा। अरे जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मान लो यहाँ पे ZnSO4 है, तो यार अब ZnSO4 का मॉलिक्यूलर वेट तो तुम्हें पता ही निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी।
तो वैलेंसी तो दिख ही रहा है, ZnSO4 में Zn पे +2 चार्ज है, तो इसका मतलब तुम्हें E पता चल गया, इक्विवेलेंट वेट। और किसी एक का आपको और कुछ दे दे, इनमें से किसी एक के बारे में दे दे कि भैया इसका वेट भी इतना है, इतना डिपॉजिट हुआ है, तो बताइए बाकी कितने होंगे, तो बन गया ना भाई। E1 पता ही तुमको, जैसे E1 पता है वैसे सबका E2 वाले का E2 भी पता होगा, E3 वाले का E3 भी पता होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्लियर है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्लियर है और फॉर्मूले में वैलेंसी साफ साफ दिख रही है। तो प्रॉब्लम सिर्फ W1 W2 W3 के साथ है। अब इनमें से किसी एक का दे दे और किसी दूसरे का पूछे तो दो फॉर्मूले इक्वल करो, फटाफट वैल्यू निकालते चले जाओ। तो फैराडे सेकंड लॉ भी आसान है, बस ये फॉर्मूला भर लो दिमाग में, काम बन गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, इतना टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया, कौन सा था, W = ZIT। सेकंड लॉ है W1/E1 = W2/E2, जितना सेल जोड़ना है भाई साहब जोड़ लो, सिंपल सा काम है, निपटाते चले जाओगे आसानी से, है ना। ये मत कहना कि ये कौन सा फॉर्मूला है, अरे मेरे लाल इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, W2 इधर ले आओ, E1 इधर लेके चले जाओ, तो सेम बात है, इसमें कंफ्यूज मत हो गया, अरे ये नया फॉर्मूला है क्या, नहीं सेम बात है, बस मैं तुम्हारे लिए कहानी आसान हो जाए इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। ठीक, चलो आ जाओ, सही जा रहे हो तुम। कह रहा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो उसने क्लियर कर दिया, कह रहा है Zn+2 से Zn बनना है, तो आप खुद ही सोच लो Zn+2 से Zn बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का खेल होगा। सर ये तो आप सीख ही गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × 96500 कूलम जब लगेगा तब जाके 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा। कितना, 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा। तो बस हमसे पूछ भी तो रहा है कि 1 मोल Zn+2 को Zn में चेंज करने के लिए कितना लगेगा, इतना लगेगा 2 फैराडे। 2 × 96500 200 200 2 5 10 कैरी हुआ 1 2 6 12 13 कैरी हुआ 1 2 9 18 और 19 193000। कहां लिखा है सर, पहले वाले में लिखा है। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला। सिंपल, देखो कितना आसान है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी में वो तुमसे कोई छोटा मोटा खेल खेल जाए तो भी कोई बात नहीं, निपटा लेना। कैसे सॉल्व हुआ मैंने बता ही दिया, ठीक है, एकदम सिंपल सा है दोस्त, इसमें एकदम टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट लिबरेटेड, कुछ करंट लिबरेट करा जाए तो कह रहा है 0.5 ग्राम H2 in 2 hours। देखो ध्यान से कह रहा है इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट लिबरेटेड 0.5 ग्राम ऑफ H2, कितने में, 2 घंटे में, 2 आवर में। करंट के बारे में नहीं दिया है, आई के बारे में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कह रहा है उस करंट को अगर मैं 2 घंटे तक लगातार करूं तो हमें 0.5 ग्राम हाइड्रोजन मिल जा रहा है। ठीक है भैया, कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड बाय द सेम करंट। कह रहा इसी सेम करंट को अगर मैं फ्लो करूं तो कह रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो मुझे नहीं पता कि करंट कितना है, तो पहले तो मेरे को करंट निकालना पड़ेगा, है ना। और करंट निकालने के लिए क्या लॉजिक है, अभी हमने पढ़ा, ये हमें दिया तो है 0.5 ग्राम ऑफ H2, तो लॉजिक ये कहता है H2 को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि पहले ये H+ रहा होगा सर, बाद में जाके हो गया होगा H2, बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का खेल हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो डाटा तो ये कहता है कि 2 × 96500 इलेक्ट्रिसिटी जब दी गई होगी तब जाके 1 मोल H2 मतलब कितना ग्राम, 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ होगा। सोच के देखो, ये स्टैंडर्ड हमने अपने आप लिख लिया, यही तो सिखा रहा हूं मैं कब से कि स्टैंडर्ड अपने आप लिख लो पहले, कि जिसके बारे में बात करा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का खेल है, हो गया। अब कह रहा है कितना हुआ है, 0.5 ग्राम, तो अगर ये 0.5 ग्राम हो जाए तो ये कितना, हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमने मान लिया x, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना आएगा, 2 × 96500 इंटू 0.5/2, 2 से 2 फेंक के मार दिया, कट गया, और 96500 इंटू 0.5 मतलब आधा हो गया अपना इन शॉर्ट। तो x की वैल्यू मैं सीधे लिख लेता हूं, तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96500 इंटू 0.5, और ये किसके इक्वल होगा, Q की वैल्यू आ तो गई, किसके इक्वल, I इंटू टी। आई मेरे को नहीं पता, निकाल लेता हूं ना, क्योंकि वही आई तो निकाल लूंगा तो कॉपर वाले में काम बन जाएगा। टी मेरे को पता है, 2 घंटा मतलब कितना सेकंड छोड़ो, चलो मिनट में ले आते हैं, तो कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 में 120 मिनट। यहां से आई की वैल्यू प्यारे बच्चे निकाल लेते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक। और जैसे मेरे को आई पता चला, तो आई पता चल गया, इंटू टी करो, फिर से वही जो आएगा उससे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा निकाल लेना। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि भैया 2 × 96500 कूलम लगता है तब जाके 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। अब कह रहा है मेरे पास कितना है इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, 96500 इंटू 0.5 मतलब हाफ होता है दोस्त। देखो मैं तो सिंपल ऐसे भी कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कितना होगा, 1 सेकेंड,
ये मैंने मान लिया x सॉल्व करना है। मैं तो ऐसे बता दूंगा, देखो क्या कह रहा है कि जब 2 × 96500 होता है तब इतना ग्राम डिपॉजिट होता है। अभी ये 96500 अपना आधा हो गया और यहां कितना था, 2 गुना था। अब सोचो ना, अपना आधा हो गया है, मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करना है और यहां पे उसका दूना था, मतलब 4 गुने का फर्क हो गया। मतलब मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 4 से तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, एक सेकंड, कहां चला गया क्वेश्चन अपना। मेरा आंसर आ जाएगा देखो 63.5 को डिवाइड कर लो 4 से, देखो 15.9 ही तो आएगा। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे आंसर निकालना हो तो मैं इस कैलकुलेशन को ऐसे दिमाग में कर सकता हूं, आसान है। आप उठा के आराम से सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निकाल दूं तुम्हारे लिए, रो मत। देखो एक्स की वैल्यू आई 96500 इंटू 0.5 इंटू 63.5 अपॉन 2 × 96500। देखो ये भाई साहब यहां से निकल लिए, सिंपल है ना। दो, अगर 5 को मैं फेंक के मारूं कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 5 चौका 20, 2.0, मतलब ये 4 बार में कट गया। और 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 2 कैरी हुआ 23 हो गया, 4 5 जा 20 और 3 बचा 35, 4 9 जा 35, नो जो हाँ लगभग 9 के बराबर आ गया। तो आ तो क्या 15.9। सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ एक डाटा ही लिखना है आपको ईमानदारी से। भाई मेरे को यहाँ का नहीं पता था करंट, तो मैंने ऊपर वाला निकाल लिया कि कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो कितना करंट लगा, वही करंट उठा के यहाँ सेम रख दिया, वैल्यू कंपेयर कर दिया। ठीक है, पक्का क्वेश्चंस लग जाएंगे, डोंट वरी, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर होगा जरूरत परेशान की सर नहीं लग पा रहा है प्लीज, तो वो ले आएंगे क्वेश्चन तुम्हारे लिए, काहे परेशान हो, अब तो आ ही गए हो बुहाने पे असली लड़ाई के। ठीक, तो आंसर क्या है 15.9। आप वैसे भी इन्होंने क्या यूज किया है, इन्होंने यूज कर लिया फैराडे का सेकंड लॉ। अब यहां से भी निपटा सकते हैं कि W1/E1 इक्वल टू W2/E2। W1 दिया है, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 है, W2 पूछ रहा है और इक्विवेलेंट वेट कॉपर का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। यहां से भी सॉल्व किया जा सकता है, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला आपके पास है दोस्त, जिससे तुमको अप्लाई करना है फटाक से कर लो। चलो आ जाओ फटाक से, अब मुझे पता है आप एकदम तैयार हो कि 2-4 क्वेश्चन पूछिए सर। कह रहा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, एटॉमिक नंबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नन ऑफ दीज। अभी तो पढ़ा, W1/E1 किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। NaCl का सोल्यूशन है, बहुत सारा पानी है, फिर मतलब OH- ज्यादा होगा तो कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। की क्लोरीन, सर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्लोरीन, डाइल्यूट होगा तो ऑक्सीजन। तो NaCl सोल्यूशन को मैं ऐसे बोल देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। तो अब आपका आंसर क्या है, कौन मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है how many grams of cobalt metal will be deposited when a solution of cobalt 2 chloride। देखो cobalt 2 chloride में पता चल गया cobalt पे +2 है, उधर जाके वो होगा cobalt और इस पूरे खेल में लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 × 96500 होगा, तब जाके 1 मोल कोबाल्ट डिपॉजिट होगा। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम्स में पूछ रहा है, कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना कितना, 59, मतलब 59 ग्राम डिपॉजिट होगा। चलो पता चल गया 59 ग्राम डिपॉजिट होगा। आगे देखते हैं पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट विद अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इतना मिनट। देखो ये तो एक्चुअल डाटा है, अब हमें जो दे रहा है, कह रहा है 109 मिनट तक 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब हम निकाल लेते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, I × T। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं IT। I क्या दिया है 10 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 109 मिनट, तब ये कितना डिपॉजिट होगा X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, X की वैल्यू आ गई। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इतना कूलम लगता है तो 59 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो जब इतना ही मेरे पास है तो कितना डिपॉजिट होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि 59 से बहुत सारा कम होने वाला है। अब कितना कम होने वाला है इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, चलिए आंसर है सिर्फ 20 ग्राम ही डिपॉजिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू उससे कम हो गई थी। अगर आपको लग रहा है कि सर मिनट में है सेकंड में चेंज कर लें, तो एकदम गुरु चेंज कर लो, तुम 60 का मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड में भी चेंज कर लो। ठीक है, पक्का, आगे बढ़ रहा हूं। अब कह रहा है अगले सवाल पे वही जो मैंने आपको बोला वही यूज किया गया है, 60 का मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सेकंड में ही आंसर निकालना था, स्टैंडर्ड था। अच्छा, अब कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 मोलर HgNO3। देखो यहां से दिख रहा है Hg कौन से स्टेट में है, 2, Hg +2 स्टेट में है, मतलब 2 × 96500 जब डिपॉजिट होगा तब जाके 1 मोल मर्करी डिपॉजिट होता है ना। अब लेकिन कह रहा है कि हमारे पास अभी करंट कितना है, 2 एम्पियर का करंट है और 3 घंटे के लिए, मतलब 3 और घंटा को मैं मिनट में चेंज करूं 3600 कर देता हूं, 3600 सेकंड होते हैं ना, 3600 एक घंटे में सेकंड, तो ये सेकंड का डाटा हो गया। इधर मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन गया। मतलब 2
इंटू 3 इंटू, अरे सीधे डिवाइड ही तो करना है, 2 इंटू 3 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 96500, 0 0 उड़ा देते हैं, 2 से 2 उड़ा देते हैं दोस्त। अब क्या बचा, ऊपर बचा 3 इंटू 36 और नीचे बचा 965। तो इतना तो मुझे पता है कि वैल्यू डेसिमल से ही स्टार्ट होने वाली है, तो ये 1 मोल 2 मोल तो पहले से हटा दो, है ना। 3 6 18 कैरी हुआ 1, 3 6 9, 108 ऊपर है और 965 नीचे है। तो अगर मैं डेसिमल मारूंगा तो ये हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद 1 मुझे चाहिए, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1 यही है। तो मेरे को पता है, आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। मैं क्लियर हो जा रहा हूं कि मुझे लग रहा है बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने सिंपल कैलकुलेशन करके देख ली थी। 0.1 समथिंग आने वाला है, तो 0.1 एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर एग्जाम में आया ऑब्वियसली थ्योरेटिकल, तो आप पूरा सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक, चलो ध्यान सुनो। अब कह रहा है ये तो सॉल्व करना मैंने सिखाई दिया, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भाई साहब, पहला हिस्सा हमने डैनियल या गैल्वेनिक पढ़ा, दूसरा हिस्सा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अभी हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। इसमें बहुत सारी बातें आपको पता भी हैं, जैसे ध्यान से देखिए, कह रहा है रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है ना। कह रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कैथोड एनोड लगे हैं, बढ़िया सब है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अमाउंट एरिया भी है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड भी है, सब कुछ है, बढ़िया है। कह रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपने बोला सर ये सब बहुत बेसिक से डिफिनीशन हमें पता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करना, अपोज करना सर, यही होता है रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आर किसके इक्वल होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। प्लीज ये फॉर्मूले विद यूनिट्स एंड विद सिंबल की किसको रिप्रेजेंट करना याद होने चाहिए। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, ए क्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, एक सेकंड आप एक बार फॉर्मूले पे अपडेट कर लीजिए, बस एक सेकंड। कह रहा है प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनना, कह रहा है रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको क्लियर है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सबके बारे में पता है। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, यहां से निकालेंगे आर इंटू ए अपॉन एल करके। मतलब आप, मैं समझ पा रहा हूं कि आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ये होता है 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वैसे ही जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो का 1 अपॉन अगर रो कर दिया जाए तो ये हो जाता है कप्पा के इक्वल। के को थोड़ा स्टाइलिश लिख दो, कप्पा। ये होता है जैसे रेजिस्टेंस और ये हो गया रेजिस्टिविटी, वैसे ही होता है कंडक्टेंस का क्या होता है, ये कंडक्टिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहां सवाल तो बनते ही बनते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आता है, बनता है, मैंने देखा हर पेपर में। बस आपको ये फॉर्मूले याद हो विद द यूनिट। में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो मैं चाहता हूं कि आपको इसके फॉर्मूले सारे याद हो। जैसे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वैसे ही इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो हो जाता है कप्पा, और ए अपॉन एल ये किसका फॉर्मूला है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूं सबकी यूनिट निकालना आसान काम है, कोई दिक्कत का काम नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो चलिए फटफट देख लीजिए। रेजिस्टेंस क्लियर है, देख लिया, आर वी अपॉन आई आपने पढ़ा भी है, मेन फॉर्मूले पे आते हैं। कंडक्टेंस कह रहा है ईज फ्लो ऑफ, जो करंट है वो ईज हो जाए, ईज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये उसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन आर। अगर वो ओम था तो ये क्या यूनिट होगी, ओम इनवर्स हो जाएगी, या उसी को मो बोलते हैं, या उसी को अभी मॉडर्न में क्या बोलते हैं, साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन। ठीक है, आगे बढ़े। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, तो मैंने बोला था आर रो एल अपॉन ए, या वहीं से रो अगर मैं लिखने पे आऊं तो क्या लिखूंगा, आर ए अपॉन एल। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं, तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस यही डिफरेंस लिखने का तरीका होता है, यही डिफिनीशन लिखने के तरीके होते हैं जो मैं आपको बार बार सिखाता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये एल क्या है, इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस नहीं है, ये उनके बीच का जो डिस्टेंस है एल, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल और ए में एकदम डाउट में न मत रहिएगा। एल इनके बीच का डिस्टेंस है, ए क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइट का क्रॉस सेक्शन एरिया। इट मींस इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट है,
इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, देख लीजिए, ए एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, एल डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो एल और ए में एकदम कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है। तो बस ठीक है, मैंने वैल्यू बता दी, तो रो आर के इक्वल हो जाएगा। ये लिखना आपको पता है, आप लिख लेंगे, ठीक। रेड में जो पॉइंट लिखा वो पढ़ लीजिए। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, मतलब वही डिफिनीशन है कि कब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, वैसे ही आप लिख सकते हैं कब कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल होगा, सेम वही कहानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल अपॉन ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। जी क्या है, कंडक्टेंस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस जी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एल अपॉन ए जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। चलो ये भी आपको पता है, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लिखना सीखा, वैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी लिखना सीख लोगे। फिर अगला जो टर्म है प्यारे बच्चे, वो है मोलर कंडक्टेंस, या इसी को मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, किसके इक्वल होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, 1000 है, और एम क्या है, मोलैरिटी। मोलर मोलैरिटी रिलेट कर लिया। तो आपको अगर पूछे कोई व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कंडक्टिविटी जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की हम बताने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। नाम से ही लग रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला ऑलरेडी डिसाइड तुम्हारे लिए कर ही दिया था कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो बस ये याद रखिएगा, यूनिट पे आ जाइएगा, तो अगर इसकी यूनिट पता है तो मोलरिटी अपॉन में है, उससे यूनिट निकल आई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, साइमन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जनरली आपको इसी यूनिट में लिखा मिलता है, तो आप घबराइएगा मत कि अरे ये दो अलग अलग यूनिट कहाँ से आ गई, सेम बात है, बस लिखने का तरीका है। जैसे मोलर आपने पढ़ा दोस्त, वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अब ये कह रहा है कि नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी को हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा EQ से, और वो जैसे इक्वल था कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, वैसे इसके लिए यूज करते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। नॉर्मेलिटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी के ही फॉर्मूले में यूज होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो हमने बस वही यूज कर लिया। तो हमने लिया लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक। रिलेशन क्या है भैया, पूछता है आपसे कि ये देखो फॉर्मूला तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, यूनिट भी आप याद रखिएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां मोल इनवर्स था, यहां इक्विवेलेंट इनवर्स है, ठीक है। कभी कभी हमने देखा है सीधे एमसीक्यू में यही आ जाता है कि भैया यूनिट बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की। बोर्ड एग्जाम में तो आती ही है, मैं जेईई और नीट की भी बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार आए हो, आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। तो अब कहानी कहती है कि चल ठीक है, आपने बढ़िया समझाया, एक रिलेशन सीख लेते हैं। कह रहा है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी, या इसी को बोलते हैं MN फैक्टर। तो ये भी आप प्लीज अपडेट रखेंगे कि लेमडा एम इक्वल टू लेमडा EQ इंटू वैलेंसी, ठीक है, याद रहेगा। चलो जल्दी से निपटा देते हैं आज क्वेश्चन। कह रहा था कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सोल्यूशन, मोलैरिटी दे दिया है भैया जी 0.20 ऑफ KCl, द कंडक्टिविटी, अच्छा पूछ रहा है आपसे, कप्पा पूछ रहा है 298 केल्विन, अच्छा दिया है कप्पा की वैल्यू भी दिया है कितना 0.025, कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सोल्यूशन ऑफ KCl एट इतना केल्विन इज 225। फाइंड द मोलर कंडक्टेंस, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, दोस्त कप्पा भी दिया है, दोस्त मोलैरिटी भी दी है, सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ऐसा, तो ठीक है, तो आप निपटा लेंगे, आंसर है 125। सॉल्व करने का फॉर्मूला आपके क्लियर ही था, कप्पा भी दिया है, मोलैरिटी भी दिया है, रख लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट सवाल, कह रहा है जब हम डाइल्यूट करेंगे ना, तो ये फर्क क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कह रहे जब हम डाइल्यूट करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्यों भैया, क्योंकि कंडक्टेंस होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। जब आप डाइल्यूट करोगे तो आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा। तो वही वो कह रहा है कि जब हम इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो ऑब्वियसली अगर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें तो कोई बट है ही नहीं।
दूसरा कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूट इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। जो मैंने आपको समझाया उसी को इस वर्ड में लिखा है कि कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जब आप डाइल्यूट करोगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में का इंटरेक्शन कम होगा, डाइल्यूट हो जाएंगे ना और फ्री हो जाएंगे, बढ़ जाएगा वॉल्यूम। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, आपको यहां कह रहा है कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, आपने अभी पढ़ा, कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बढ़ेगा लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में और ज्यादा ही बढ़ेगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, वीक में ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो पूरा पहले ही टूट चुका था। अब तुम और डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन तो नहीं बढ़ेंगे। जो ऑलरेडी 100% टूट गया है वो तो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वीक वाले को जितना डाइल्यूट करोगे फिर और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, फिर करोगे फिर बढ़ जाएंगे। तो याद रखिए कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक सवाल था कि दो इलेक्ट्रोलाइट है ए एंड बी, जब डाइल्यूट करा गया तो ए का जो कंडक्टेंस था वो 10 गुना बढ़ा और बी का 200 गुना। तो बस यहीं से अंदाजा लगा लीजिएगा कि ए वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और बी वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वीक वाले का बहुत ज्यादा बढ़ेगा डाइल्यूट करने पर। स्ट्रॉन्ग तो पहले ही टूट चुका है तो ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूट करने पे बढ़ेगा। अच्छा ठीक है सर, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर रेजिस्टेंस कम होगा, समझते चलना। अब कह रहा है जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहा है डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? एक लाइन में समझोगे तो तुरंत ही तुम्हें याद आ जाएगा कि क्यों सर बोलना डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि भैया जी ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये पर यूनिट वॉल्यूम पे बात कर रहा है। अब आप सोच के देखो कि 1 लीटर में, पहले मैं बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, 1 लीटर में पहले क्या थे? 500 आयन थे। अब तुमने डाइल्यूट कर दिया, अब वो 2 लीटर में 500 हो गए, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कम हो गई। तो कह रहा है कंडक्टेंस तो बढ़ता है लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या जिसको मैं बोलता हूं कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं इस वजह से। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर कह रहा है जब डाइल्यूशन करते हैं तो इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑब्वियसली बढ़ते हैं, क्योंकि जब डाइल्यूशन करते हैं तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है? डिक्रीज। लेमडा एम के फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के, लेमडा इक्यू का फॉर्मूला क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नॉर्मेलिटी के। और डाइल्यूट करेंगे तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है? डाइल्यूट करेंगे तो ये कम होंगी, जब ये कम होंगी तो ये बढ़ेगा ही ना, तो लेमडा एम और लेमडा इक्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, फिर से देख लो, ऑन डाइल्यूशन, देखो ध्यान से सीखो, रेजिस्टेंस डिक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, कप्पा डिक्रीज, लेमडा एम इंक्रीज, लेमडा इक्यू इंक्रीज। अभी ठीक, एक साथ मैंने क्लियर कर दिया, ये याद रख लीजिए, दिमाग में खोपड़ी में अच्छे से बैठा लीजिए, मुलाकात होने वाली एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से समझिएगा। अब कह रहा है कि हम कैसे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें, किसके लिए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, इतना मिला दिया कि अब सॉल्यूट ना के बराबर हो गया, है ही नहीं, इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो भैया जी ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए, तो ये हमें बताने के लिए एक सज्जन आए, उनका नाम था डिबाई हकल ऑन सैगर, ये साइंटिस्ट के नाम है। इन लोगों ने मिलकर एक इक्वेशन दिया जिससे आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया बस, कि व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। तो आपको याद होना चाहिए लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए रूट सी। देखो 1/2 मतलब रूट सी भी लिख सकते हो, ए रूट सी भी चल सकता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, मैं आपके लिए भी क्लियर कर दूं। देखिए ध्यान रखेगा, अगर स्ट्रेट एरो बन रहा है तो ये याद रखेगा ऐसा ग्राफ बनता है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर ऐसे करके आ रहा है कर्व्ड बन रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है। ये देखिए CH3COOH इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, KCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है ग्राफ बना के बस यही पूछ देते हैं कि ए क्या है बी क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, तो आप एकदम क्लियर हो जाए ग्राफ से। स्ट्रेट लाइन दिख रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे डिक्रीज होती हुई दिख रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, है ना। लेमडा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। लेमडा नॉट एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मेक श्योर आपको ये लाइन याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। कह रहा है मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा कब होगा CH3COOH का। तो अभी देखिए मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले में हमने क्या नोटिस किया था? कप्पा इन 2000 अपॉन एम, तो जिसका एम सबसे
कम उसका लेमडा m सबसे ज्यादा। तो m सबसे कम कहां दिख रहा है आपको, एक बार क्रॉस चेक कर लो भैया, किसने दिख रहा है? 0.1 m CH3COOH, वही करेक्ट आंसर है। इसमें घबराना नहीं, कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, तो सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब कह रहे हैं, ठीक है आप समझ गए, तो अब कह रहे हैं एक लॉ है खोलरॉस लॉ, वो भी जान लेते हैं। इसका स्टेटमेंट प्लीज मेक श्योर एकदम दिमाग में आपके रहे। ये है अपने फ्रेडरिक खोलरॉस भैया, उनका स्टेटमेंट बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखिएगा। तो कह रहा है ये लॉ स्टेट करता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज द सम ऑफ equivalent conductivity of their cation and anion given by the electrolytes at infinite dilution. Please Kohlrausch law का statement as it is याद रख लीजिएगा। यहाँ पे equivalent conductivity लिखा, आप मोलर से भी बात कर सकते हैं कि this law state that molar conductivity of the any electrolyte is the sum of the ionic mobility of their cation and anion at infinite condition. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर equivalent की जगह मोलर भी पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सही है। तो ये खोलरॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला कि मान लीजिए जैसे कि मुझे निकालना हो लेमडा नॉट ऑफ NaCl, तो ये किसके इक्वल होगा? लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस और लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस के इक्वल होगा। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एक सेकंड बचा। देखिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY, जब टूटेगा तो ऑब्वियसली x मोल्स ऑफ A में टूटेगा, जिसकी वैलेंसी y होगी, क्योंकि वैलेंसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होती है। ये लिखना ऐसे सिखाया मैंने। फिर कहा कि अगर कैटायन एनायन को सम करना हो तो ऐसे लिख देंगे, मोलर होगा तो ऐसे लिखेंगे, और इक्विवेलेंट होगा तो ऐसे लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी सीखा था हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी। अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन लिखा था, नहीं था कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी, या इक्विवेलेंट मोलर अपॉन वैलेंसी तो होगा। तो जो मेरे पास मोलर थी, अगर मुझे उसको इक्विवेलेंट में लिखना है तो मैं सब में वैलेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई A की वैलेंसी क्या है? Y, B की वैलेंसी क्या है? X। तो देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, चलेगा। मोलर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत होगी कैसे लिख रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए। देखिए ऐसे समझिए ना, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरे को ना CuCl2 के लिए लिखना है लेमडा नॉट m, तो अब ध्यान से सुनना मैं कैसे लिख रहा हूं। तो मैं अगर मैं लेमडा नॉट m लिखने पे आऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा लेमडा नॉट m ऑफ Cu+2 और प्लस लेमडा नॉट m ऑफ Cl माइनस, लेकिन हमें पता है 2 Cl में टूटेगा तो 2 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं इक्विवेलेंट लिखने पे आऊं दोस्त, तब तो इक्विवेलेंट मोलर अपॉन वैलेंसी भी होता है, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा लेमडा नॉट EQ ऑफ Cu+2 अपॉन 2 प्लस 2 लेमडा नॉट EQ ऑफ Cl माइनस, और Cl माइनस की वैलेंसी क्या होती है? -1, तो अपॉन 1। ऐसे करके लिखना पड़ेगा मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप ऐसा कर लिखना सीख गए तो क्वेश्चन वैसे भी आप बना लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए जल्दी से एप्लीकेशन ऑफ खोलरॉस लॉ देखते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है। पहला कहता है कि आप कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे मैंने बोला कि मेरे को ना लेमडा नॉट m ऑफ CH3COOH निकाल बताओ, और आपको HCl NaCl CH3COOH दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सोचना है कि इनमें से ऐसे कौन से दो हैं जिनको जोड़ के किसी एक को घटा दें, माइनस कर दें तो वो आ जाए। तो आपको क्या लग रहा है किससे माइनस कर दें? तो कह रहा है सर देखो सिंपल लग रहा है मेरे को कि अगर आप CH3COOH में से, है ना, ध्यान से देखना, अगर आप क्या माइनस कर दें? CH3COOH में से आप रिएक्शन कर दें HCl का, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3COOH और NaCl, यही तो मतलब आप CH3, मेरे को चाहिए कि इसका CH3COOH का ही तो चाहिए, तो सर इसको जोड़ो और NaCl को माइनस कर दो, काम बन गया भाई। इसको और इसको ऐड करोगे तो बनेगा CH3COOH प्लस NaCl, और बाद में फिर NaCl को माइनस कर दो तो NaCl माइनस हो जाएगा, बचेगा CH3COOH। तो इस डाटा से आप ऐसे निकाल सकते हैं CH3COOH कितना है? 91, HCl कितना है? 426, माइनस कितना कर दो? 91। जो आंसर आएगा वो क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप ऐसे भी कर सकते हो या सबको आयंस के फॉर्म में लिख लो, फिर देखो किसको प्लस माइनस करें तब आंसर आ जाएगा। कुल मिला जुला के जो मैं बोल रहा हूं ये बेस्ट तरीका है कि आपको यहां देखना है कि किसको जोड़े और किसको माइनस कर दे, तो मेरा जो निकालना है वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस आप वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं, जो मैंने किया, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप भी। कह रहा CH3COOH निकालना होगा, तो मैं HCl और CH3COOH को जोड़ दिया गया है और NaCl को क्या कर दिया गया है? माइनस। आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला तो कहता है कि हम क्या निकाल सकते हैं?
मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा कह रहा है हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल सकते हैं अल्फा, और अल्फा किसके इक्वल होता है भैया, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल है, ये तो आप निकाल ही सकते हो। लेमडा नॉट एम अभी सीखा था कैसे निकालते हैं, लेमडा नॉट एम ऑफ जो भी कैटायन है वो प्लस लेमडा नॉट एम ऑफ जो भी एनायन है फॉर्मूले में दिया गया है, उन दोनों को जोड़ दो, ये निकल गया। और ये क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो ये नहीं दिया तो इसका फॉर्मूला भी तो तुम्हें पता है, लेमडा एम किसके इक्वल होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। या तो डायरेक्ट गिवन होंगे या तो दो ही फॉर्मूले तो लगने हैं दोस्त, इसके लिए ये लगा के ये निकाल लो, इसके लिए यहां से वैल्यू पुट करके निकाल लो। इन शॉर्ट जैसे ही वैल्यू मिल जाए डिवाइड कर दो, अल्फा आ गया। तो पहला एप्लीकेशन था तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दूसरा आपने बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, और तीसरा कह रहा है आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं के, जो किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। पहले अल्फा निकाल लेना ऊपर वाले फॉर्मूले से, उठा के यहां रख दोगे के भी निकल जाएगा। के क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अल्फा बहुत कम होता है, तो नीचे वाली वैल्यू हटा दोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो सिंपल आ जाता है कि के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकाल लोगे तो के निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। इस पे क्वेश्चन जब भी आता है, एक बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन आते हैं मतलब, क्योंकि आपसे के भी निकालने के लिए कहेगा, अल्फा भी निकालने के लिए कहेगा। हो सकता है कि डायरेक्ट लेमडा एम सी गिवन कॉन्सेंट्रेशन ना दिया हो तो आप कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम करके निकालते हो, तो ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब क्वेश्चन हमेशा बड़े नंबर में आएंगे, 3 नंबर वाले आएंगे, है ना, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक पक्का। और एक और एप्लीकेशन कह रहा है कि आप सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है बहुत कम सॉल्युबल, वर्ड है एक स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो हम ऐसे यूज करते हैं। कह रहा दूसरा पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्त कि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो जो सॉलिबिलिटी हम निकालने के लिए जा रहे हैं ना, तो सॉलिबिलिटी एक्चुअली इक्वल टू हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन के। तो आप इन फॉर्मूले से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो आपको सॉलिबिलिटी भी निकालना आ जाएगा। और अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट के लिए केएसपी और एस का रिलेशन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं 2 लोग के लिए बता देता हूं कि अगर कोई सॉल्ट ए बी टाइप का है, ए बी मतलब एक ही कैटायन और एक ही एनायन है, तो उनके लिए केएसपी इक्वल टू होता है एस स्क्वायर। और अगर वो AB2 टाइप का सॉल्ट है, मतलब एक कैटायन 2 एनायन या 2 कैटायन 1 एनायन, इन शॉर्ट 3 लोग हैं, तो जो केएसपी का रिलेशन होता है वो होता है 4s³। वैसे आप प्लीज आयनिक इक्विलिब्रियम रेफर करेंगे तो आपको A2B3 AB2 सबके लिए लिखा हुआ है उसमें, है ना, तो आप इससे ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, मैंने बोला ना कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम सॉलिबिलिटी भी लिख सकते हैं, सिंपल, बस और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर करके आप सॉलिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला है। डोंट वरी होके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो समस्याएं हो मेरे को फेंक के मारिए, 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूं, फटाक से सुनिए। कह द वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट एम ऑफ Al2SO4 का थ्राइस इज दिस। उसका मोलर कंडक्टिविटी दिया है, लेमडा नॉट एम ऑफ Al2SO4 का थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट की वैल्यू दी है 858, ठीक है। वाइल लेमडा नॉट एम ऑफ SO4-2 इज इतना, तो फाइंड द आयनिक, सिंपल कर दिया यार। देखो इसकी किसके इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी लेमडा नॉट एम ऑफ Al+3, 2 यहां लिख लेते हैं, प्लस SO4 का थ्राइस भी तो है, तो लेमडा नॉट एम ऑफ SO4 के थ्राइस में कितना है 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ये इस किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, 858 के इक्वल होगा, यही तो है भाई। इसको अगर मैं लिखूं ब्रेक करके तो ऐसे लिखूंगा। अब इसमें से तुमसे कह रहा है SO4 वाली की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कितनी दी है 160, तो 3 × 160 यहाँ कर लो, प्लस इसकी वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं 2 × है, और ये किसके इक्वल है 858 के इक्वल है। प्यारे बच्चे सिर्फ सॉल्व कर लो, लेमडा नॉट एम की वैल्यू आ जाएगी, बता दो, बात खत्म। सिंपल सी बात है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। आप प्लीज निपटा लेंगे, जो मैंने बोला है निपटा के एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे क्या आ रहा है। 189 कैसे सॉल्व किया, सर ने अभी लिखना बता ही दिया था, तो हम निपटा लेंगे, ठीक है। बाकी इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हमने बहुत सारे ऑलरेडी किए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कह रहा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना m सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इतना दिया है। मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ इतना मतलब क्या, कप्पा दिया है, ये भी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, और तुमसे लेमडा एम पूछ रहा है, तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा 1000 एम सब दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये देखो, ये है तुम्हारा कप्पा और ये है तुम्हारा एम, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं फॉर्मूले, फटाफट आप सॉल्व पॉज करके सॉल्व भी करते रहना, आंसर आएगा। ये कैसे सॉल्व हुआ सर? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। दूसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया वन नॉर्मल सोल्यूशन, आर की वैल्यू दे दिया दिस, आर की वैल्यू 250 ओम, कॉन्सेंट्रेशन वन नॉर्मल, सेल कांस्टेंट कितना दिया है? वेन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट, मतलब एल अपॉन ए की वैल्यू दे दी है 1.15, लेमडा एन पूछ रहा है दोस्त, लेमडा ई क्यू पूछ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। सब प्रॉब्लम ये है कप्पा नहीं दिया, तो कप्पा किससे निकलता है? 1 अपॉन आर इक्वल टू कप्पा इंटू ए अपॉन एल, या कप्पा इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर इक्वल टू कप्पा। अब देखो तुम्हें एल अपॉन ए की वैल्यू दी है, आर भी दिया है, कप्पा निकाल लो, वही कप्पा उठा के यहां रखो, लेमडा ई क्यू निकल गया, खत्म बात, सिंपल, इतना क्या टेंशन लेना। ठीक है, बढ़िया है, देखा करो क्या वैल्यू गिवन है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, फटाफट क्वेश्चन लगता रहेगा। एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप, फटाफट निपटा लेंगे। ठीक है, कप्पा नहीं पता था तो कप्पा की वैल्यू उठा के रख देना और कुछ नहीं करना है, टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और जल्दी से देख लो, कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड सीएल के दोनों की अलग अलग दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर CaCl2 का पूछ रहा है, तो CaCl2 की वैल्यू किसकी होगी? लेमडा नॉट एम ऑफ Ca+2 जो कि दिया है, प्लस बच्चों से गलती बस यही होती है, फिर वो ऐसे कर देते हैं लेमडा नॉट एम ऑफ Cl-, ध्यान ही नहीं देते कि टूटेगा तो 2 Cl में टूटेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई भी है, बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। Ca+2 का दिया है 119 और Cl- का दिया 76.3, तो 2 इंटू 76.3, बस इतना ही करना है दोस्त। 6, ये हो गया 152.6 और प्लस 119, जोड़ लो, आंसर आ गया। कितना आया? ये हो गया लगभग 250-60, 260-70 के करीब है, मतलब यही है, बी वाला ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, पक्का पक्का। ये सोल्यूशन मैं सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है, और अब इसमें पूछा क्या है देख लीजिए। कह रहा, मैं आप डाटा लिख देता हूँ, कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इतना मोलर एक्वा सोल्यूशन इज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। मोलर कंडक्टेंस मतलब लेमडा एम की वैल्यू दिया है 9.54। कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो दिया है 0.1 मोलर। आगे बढ़ो, एंड इट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो दिया है लेमडा नॉट एम की वैल्यू दिया है 238 ओम, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है, तो ये तो आसान है, अल्फा इक्वल टू लेमडा नॉट लेमडा एम गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लेमडा नॉट एम, तो आसान है यार, डायरेक्ट दिया है दोनों। 9.54 अपॉन 238 करना है, और कह रहा परसेंटेज में तो इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अरे सीधे फॉर्मूला ही तो है, निपटा देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, पक्का आंसर आएगा 4.08, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है सर, तो ये भैया जी कंप्लीट हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंप्लीट फिनिश हमने कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल, डैनियल, वोल्टेइक, गैनियल सब निपटा लिया, इलेक्ट्रोलिटिक भी निकाल लिया, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी कर लिया। मतलब आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लीज वीडियो जल्दी अपलोड करिए, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ ये पूरा चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा पढ़ के, आपको सीखने को मिलेगा, और मैं उम्मीद भी यही करूंगा कि अगर आपको कुछ सीखने को मिले, मजा आए, तो आप प्लीज अपने दोस्तों में भी स्प्रेड करिए, अपने EZ5 चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, तभी तो मजा आएगा। चलो दोस्त, फिर अपना ख्याल रखो, जय श्री राधे, खुदा हाफिज़, महादेव।